अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर 1964 से लेकर 26 नवंबर 1984 तक दुनिया भर में बहुत कुछ हुआ और हमारे टेलीविज़न ने ये तमाम बातें हम तक पहुंचाई। इन 20 सालों में टेलीविज़न की दुनिया में भी बहुत कुछ हुआ। बहुत से अच्छे फनकार हमें छोड़कर चले गए और बहुत से बुरे फनकार हमें नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत से प्रोग्राम हमारे नाजरीन ने नापसंद किए और बहुत से नाजरीन को हमारे प्रोग्रामों ने नापसंद किया। बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो लोगों की समझ में आए उन पर तनकीद की गई और बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो लोगों की समझ में नहीं आए उन्हें बहुत सराहा गया। काफ़ी अर्सा हुआ लोग बहुत खुशी खुशी ऐसे घरों में जाया करते थे जहाँ टेलीविज़न मौजूद था, लेकिन अब लोग जाने से पहले ये पूछते हैं कि टेलीविज़न है या नहीं। अगर नहीं तो फिर खुशी खुशी जाते हैं। खैर ये तो मजाक की बात है। वैसे टेलीविज़न ने हमें बहुत कुछ दिया है। दो चीज़ों के नाम तो मैं बता सकता हूँ, टीवी लाउंज और वीसीआर। वैसे सच बात तो यह है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जितना डेवलप्ड टेलीविज़न पाकिस्तान में है शायद ही किसी मुल्क में होगा। और टेलीविज़न की इस तरक्की में टेलीविज़न के स्टाफ, राइटर और अदाकारों की मेहनत का बहुत हाथ है। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस तकरीब में इन तमाम लोगों को शिरकत की दावत देना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है वक्त भी कम है और बहुत सारे लोग वैसे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन जो राइटर्स, जो स्टाफ के लोग और जो अदाकार आज की इस महफिल में शरीक नहीं हैं, टेलीविज़न उनकी मोहब्बत और मेहनत से आज भी रोशन है। हम आपकी मुलाकात आज सबसे पहले उन लोगों से करवा रहे हैं जिन्होंने टेलीविज़न में सबसे पहले प्रोग्राम किए। तो तैयार हो जाइए इस्तकबाल करने के लिए। जी, मैं बुलवा रहा हूं सबसे पहले टेलीविज़न की सबसे पहली खातून अनाउंसर कमल नसीब। टेलीविज़न के पहले मर्द अनाउंसर तारिक अजीज़ साहब जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और हम सब की तरफ से उन्हें टेलीविज़न की ये 20वीं सालगिरह मुबारक हो। मैंने कबूल की। और टेलीविज़न के सबसे पहले अदाकार मोहम्मद कवी खान। टेलीविज़न के पहले कैमरामैन निसार मिर्ज़ा और अनीस अहमद। टेलीविज़न के पहले गुलकार तुफैल नियाजी। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए। जी मोइन, आप बातें करते रहेंगे। ये केक क्या घर ले जाने का इरादा है आपका? नहीं नहीं, खैर ये कटेगा भी यहीं पे, खाया भी यहीं जाएगा। वाह, वाह। लेकिन मैं जरा कंफ्यूजन में हूँ। क्यों? ये सारे पहले 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 आ गए हैं, तो इन सब पहले पहलों में से पहला कौन होगा जो केक काटेगा? मेरा ख्याल है लेडीज फर्स्ट। क्या ख्याल है कमल नसीर? आप एक मिनट। आपकी खिदमत में टेलीविज़न की पहली छुरी नहीं, आपकी खिदमत में टेलीविज़न की पहली अनाउंसर। जी ये शोएब मंसूर साहब कहाँ हैं? आज तो असली केक मंगवा लिया होता। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता है। क्या हो सकता है? जी हाँ, बैठिए आप लोग बैठिए। कवि साहब आप यहाँ तशरीफ लाइए। कवि साहब, आप टेलीविज़न के पहले हीरो हैं। जी ठीक है, लगता है टेलीविज़न के आखिरी हीरो भी आप ही होंगे। इसलिए कि टेलीविज़न 20 साल का हो गया है और इस 20 साल में आपकी उम्र 20 साल और कम हो गई है। ये क्यों? भाई मैं पहले भी कवि था, अब भी कवि हूँ, आइंदा भी कवि हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह।
एक जब आप कवि हैं तो ज़हनी तौर पे भी यकीनन कवि होंगे, तो मैं एक नफ्सियाती तज्जिया करता हूँ। इस स्क्रिप्ट को यहाँ रख दीजिए, हाथ को यूं यूं करते रहिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए वहां देख के। आपका पूरा नाम? मोहम्मद कबीर खान। टेलीविजन के कितने ड्रामों में काम किया? बेशुमार ताला। फिल्म में भी बहुत काम किया? जी। तालीम? ग्रेजुएशन। आपकी उम्र? 42 साल। 42 साल का आदमी जो है मैच्योर होता है, समझदार होता है। तुम्हें पता होगा, तुम भी तो 42। नहीं, मैं जाहिर है आपसे नहीं, आदमी 30 साल के बाद कहते हैं मैच्योर हो जाता है। 42 साल का आदमी यकीनन मैच्योर होता है। अगर आप हैं मैच्योर तो मैं भी हूँगा। आप हैं ना मैच्योर, तो ये क्या कर रहे हैं? आपने फिल्म में भी काम किया, टेलीविजन पे भी काम किया, रेडियो पे भी काम किया, सारे कोई मीडियम्स नहीं छोड़े आपने। इन तमाम में आपको सबसे अच्छा मीडियम कौन सा लगा? मेरे लिए सभी अच्छे हैं, वैसे टीवी में ज्यादा पसंद है। टीवी में आप ज्यादा शौक से आप काम किया और शौक से। जी हाँ, आजकल माशाल्लाह पुलिस वाले बने हुए हैं, तो पुलिस वालों से तो आपको शिकायत नहीं होगी यकीनन, इसलिए कि आजकल पुलिस वाले भी आप पे बहुत मेहरबान होंगे। नहीं, वो मुझ पर हमेशा ही मेहरबान रहे। अच्छा, ऐसी कवि साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ज्यादा नहीं रोकेंगे, इसलिए कि आज आपका ड्रामा हो रहा है और हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आप अगर जाना चाहें तो बहुत सारी तालियों में हम कवि को रुखसत करते हैं। तो फैल न्याज़ी साहब, आप टीवी में आए कैसे? मुझे लाया गया था। जी वही पूछ रहा हूँ। वो थे असलम अदर, सैयद फजल कमाल साहब, निसार साहब थे, ज़कात दुरानी थे वो बेचारे, और निसार साहब थे। तो इन्होंने मुझे टेलीविज़न पे लेके आए, यानी तो पहली तस्वीर फर्स्ट चांस मुझे मिला। हाँ, इतने सारे लोग आपको जबरदस्ती लेके आए थे? हाँ, तो शायद मैं कुछ ऐसा था। नहीं, जाहिर है जहाँ तक आपके फन का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में शायद ही कोई दूसरा तुफैल नियाजी हो। तुफैल साहब, एक बात कि उस जमाने में जब आप गाया करते थे तो टेलीविजन से लाइव प्रोग्राम होते थे। हाँ, होते थे, है ना? हाँ। और उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, तो कभी कभी ये होता था कि कोई सिंगर कोई पैड़ी जगह ला देना सी उन्होंने, कोई गलत सुर लगा दिया उसने, तो बाहर जब निकल के लोग उससे कहते थे कि तू गलत की तरह नहीं हो, मैं सही सुर लाया सी। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? दरअसल सुर सही लगे जी, चाहे शक्ल कितनी भी अच्छी हो, मगर आप ही हैं कितने अच्छे लगते हैं। बेसुरा गाओ तो बिल्कुल बुरे लगोगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल साहब, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको बगैर गाना गाए छोड़ दें हम। क्यों ख़वातीन और हज़रात? जी हाँ, बिल्कुल अशफाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वही गाना। हाँ, अशफाक भाई ने भी मेरी तायद की है, जो पहले रोज आपने गाया। हाँ, और वो गालिबन आपके साथ एक चिमटा भी था, बड़ा जबरदस्त। कुर्बान है, छोटा भाई है। तो दोनों मौजूद हैं, तशरीफ लाइए। बहुत सारी तालियां। लाई बेकदरा नल यारी टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले बे टूट गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई, खिड़ियां ने गुलजारा। बचपन गया जवानी आई, खिड़ियां ने गुलजारा। वो गल्ला सुए रंग वटाए, ऐकण अज बहारा। गल्ला सुए रंग वटाए, ऐकण अज बहारा। वो पींग माही दी झूटने आइयां, मस्त अलड़ मुटियारा। पींग माही दी झूटने आइयां, मस्त अलड़ मुटियारा। गई बारो बारी पींग झूटे मुड़ कर कर नाज हजारा। जदों आई ततड़ी दी वारी हाय, ते टूट गई तड़क करके। लाई बेकदरा नली यारी वे टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क करके। जदों सईयो मस्त जवानी होश च आवन लगी, जदों सईयो मस्त जवानी होश च आवन लगी। जागे भाग माही कह आया, खुशी मनावन लगी।
जागे भाग माही घर आया खुशी मनावण लगी भाई भर के पैक दिता दिलबर ने वो खुशी मनावण लगी भर के पैक दिता दिलबर ने शगन मनावण लगी बुला नाल लगी जद प्याली हाय ते टूट गई तड़क कर आई बेकदरा नाली यारी वे टूट गई तड़क कर के ओ बल्ले बल्ले टूट गई धड़क करके लाई बेकदरा नाली यारी वे टूट गई तड़क कर के ओ बल्ले बल्ले बे टूट गई धड़क करके चेतरी चीती अचानक माही वो वेड़े आन खलोया मैं चुन चुन फूल उम्मीदां वाले सोना हार परोया चाई चाई चुके हार नू नाल गले दे छोया पैड़ी निकली डोर नकारी हाय ते टूट गई तड़क कारी के लाई बेकदरा नाली यारी में टूट गई धड़क लाई बेकदरा नाली यारी पे टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके निसार मिर्जा साहब, एक बात मुझे याद आई, कोरिया में आपके कुछ रिश्तेदार गालिबन आला ओहदों पे फायज हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ये कोरिया में इनाम आपको कैसे मिला? देखिए, वहाँ एक मुकाबला था, 60 मुल्कों ने हिस्सा लिया था उसमें जी, और 40 ने पार्टिसिपेट किया फाइनल मुकाबले में, और उसमें मेरी कैलाश डॉक्यूमेंट्री थी, ग्रैंड अवार्ड उसके हासिल किया। तो रिश्तेदारी की तो ये हमारे लिए एजाज की बात है कि आपने 60 मुल्कों में से हमारी 40 मुल्कों में से हमारी डॉक्यूमेंट्री को एजाज हासिल हुआ। आप टेलीविजन पे जो सबसे पहली तस्वीर ऑन एयर गई वो आपके कैमरे से ली गई थी? जी हाँ। और चेहरा था तारिक अजीज का, कोई और चेहरा नहीं मिला? पर जल्दी के काम तो ऐसे ही होंगे। हाँ, जल्दी के काम ऐसे ही होंगे। मैं ये बात तारिक अजीज को बताऊंगा। अनीस अहमद साहब, प्यार से आपको सब अनीस डैडी कहते हैं। आप टेलीविजन के सबसे सीनियर कैमरामैन गर्दाने जाते हैं। 20 साल हो गए टेलीविजन के कैमरे के पीछे आपको खड़े हुए। इस दौर में बड़ी तब्दीली हुई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस खुशी हो रही है देख के, अच्छी तब्दीली हुई। बहुत बहुत शुक्रिया दादी साहब, सबसे सीनियर कैमरामैन। अच्छा इशफाक साहब, ये बताइए कि आपकी फैमिली में सबसे पहले तो आपने लिखना शुरू किया, उसके बाद बानो आपा ने लिखना शुरू किया, फिर अब आपके बेटे जो हैं अनीफ अहमद वो ड्रामे लिख रहे हैं, तो इससे आपके ऊपर कुछ बोझ ज्यादा नहीं पड़ गया? नहीं, मुझ पे तो नहीं पड़ा। ये तो ये लिखती हैं और वो लिखता है, तो मेरा बोझ तो मैं अपना उठाता हूँ, मैं उनके तो नहीं उठाता बोझ। अच्छा हाँ, अच्छा, ओहो, मुझे बहुत पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। यानी मैं तो पिस गया। हाँ, मैं नहीं समझा, मैं तो पिस गया इस बोझ से। अब मेरी शक्ल नहीं देख रही है, पहले मैं इतना मोटा हूँ, अब कैफियत और कमजोर नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं आजकल कि भाई वो एक अशफाक अहमद हुआ करते थे जिन्होंने एक मोहब्बत के 100 अफसाने बना दिए थे। जी जी। तो उनको आजकल हम तलाश करते फिर रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो आपको मालूम है वो कहाँ गए? असल में बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस अशफाक अहमद को तलाश कर रहे हैं जो चौथी जमात में फटी लिखा करता था, तख्ती। तो अब मुझे उसका भी पता नहीं कि वो कहाँ है। तो ये तो एक डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, इसलिए वो तो नहीं मिलेगा। अच्छा। उससे अगला अशफाक अहमद ही मिलेगा। अब वो अच्छा है या बुरा है, ये फैसला तो फिर लोगों को ही करना है। अब थोड़ी देर के बाद तलाश करेंगे, मैं 65 वर्ष का हो जाऊंगा, फिर वो कहेंगे काले बालों वाला कहाँ गया, तो वो तो नहीं मिलेगा ना, वो तो एक चीज बदल जाती है। फैसला तो मेरा ख्याल लोग कर ही चुके हैं। अभी इत्तेफाक से कुछ अरसा पहले मैं इस्लामाबाद में जब थी तो एक महफिल में यूं ही तबसरा हो रहा था, तो टीवी पे आपको पता है वैसे ही तबसरे बहुत होते हैं। तो किसी ने, एक खातून ये फरमा रही थी कि अशफाक अहमद तो बिल्कुल एक टीवी के एंटेने की तरह है कि अगर वो सही ना लगा हो या ना लगा हो तो तस्वीर धुंधली नजर आती है। तो ये तो मेरा ख्याल बहुत बड़ा ऑनर है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप टेलीविजन के ड्रामे। हाँ, मेहरबानी है उनकी, लेकिन मैं तो कुछ यूं डरा सा रहता हूँ
कि जितने भी मेरे मिलने वाले या दोस्त या हैं वो दूर से चले आते हैं जब जिस दिन मेरा प्ले हो, और यूं उन्हें उंगली की होती है और जैसे चले आते हैं। तो मैं कहेंगे जी सिर तो लंग गया। ये एक बड़ा मुहावरा चलता है, ये खास मोहब्बत की बात वो करते हैं अक्सर। तो मैंने कहा शायद वो एंटेना की कुछ उंगली चला रही हूँ। वैसे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आपके थ्रू और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा बानो आपा, हमारे टेलीविज़न की आज 20वीं सालगिरह है और माशाल्लाह आपकी शादी को भी 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो आप ये बताइए कि इस 20 साल के अरसे में टेलीविज़न ज़्यादा बदला है या अशफाक साहब? दोनों ही बदल गए जी। लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है या? गालिबन तब्दीली तो हम में ज़्यादा आई होगी टेलीविज़न की निस्बत जी। यहाँ वही मौसीकी हो रही है, वही खेल भी हो रहे हैं, इसका पैटर्न तो वही है, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन हम गालिबन दोनों बहुत ज़्यादा बदल गए। अच्छा ये आप बताइए कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बानो आपा पहले बहुत छोटी छोटी खूबसूरत आसान कहानियाँ टेलीविज़न के लिए लिखा करती थी, लेकिन अब उन कहानियों में तसव्वुफ और कब्रिस्तान ने जगह ले ली है। तो ये तब्दीली कैसे? देखिए अब मैं तसव्वुफ के भी करीब हूँ और कब्रिस्तान के भी करीब हूँ। अब मुझे उसी के पाकिस्तान टेलीविज़न के की जो एक मकबूलियत का सबब है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामे में लिखने वालों के साथ साथ प्रोडक्शन का और प्रोड्यूसर का तो यानी बहुत ही बड़ा किरदार होता है। पिछले चंद बरसों में जो एक नाम सर फहरिस्त है वो मोहम्मद निसार हुसैन साहब का है, जिन्होंने तवील दौरानिये वाले ड्रामे लिखकर ये मकबूलियत हासिल की है। तो निसार साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके ड्रामे मकबूल तो बेशक बहुत हैं, हम इनकार नहीं करते, लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो बहुत स्लो होते हैं। और एक साहब से मैंने कुछ अर्सा पहले कहते सुना कि जब निसार साहब का ड्रामा देखें तो यूँ एहसास होता है जैसे मुदस्सर नज़र बैटिंग कर रहा हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात उन्होंने हनीफ की बैटिंग नहीं देखी होगी फिर। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तवील ड्रामों की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल की वजह से यहाँ पे हूँ। बाकी ड्रामे स्लो होते हैं तो आपने एक नाम तो सुना होगा शेक्सपियर, और उसका ड्रामा हैमलेट भी है और मैकबेथ भी है। वो दुनिया के स्लो तरीन ड्रामे हैं और ग्रेट है। अच्छा ये कई अरसे पहले हमारे यहाँ टेलीविज़न पे हर महीने एक पाकिस्तानी फ़िल्म दिखाई जाती थी जी, और लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से वो देखा करते थे, बहुत उसका इंतज़ार हुआ करता था। लेकिन अब वो फ़िल्म की जगह आपके ये जो तवील दौरानिया के ड्रामे हैं इन्होंने ले लिए। तो आपका ख्याल है कि वाकई इन्होंने रिप्लेस, आपके ड्रामे ने फ़िल्म को रिप्लेस कर दिया है एज एन एंटरटेनमेंट कि नहीं? हमारा कभी इरादा नहीं था कि फ़िल्म की जगह हम लें। अच्छा, ये टेली प्ले है और टेली प्ले की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है बाकायदा पिछले 20 साल में, और इसको एक मकाम पे हम पाकिस्तान टेलीविज़न में लेके आए हैं सब मिलजुल के। तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम फिल्म की जगह लें। फिल्म अपनी जगह, टेलीविज़न ड्रामा अपनी जगह, और टेलीविज़न ड्रामा आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में तो मेरे ख्याल में बहुत टॉप पे बेस्ट है। तो इस पे फिल्म के साथ हमारा कोई कर शुक्रिया बहुत। उस्मा आपा, अच्छा पहले आपको इतराज़ तो नहीं मैं अगर आपको आपा कहूँ? मतलब ये कि क्योंकि कैमराज ऑन है इसलिए आप कह रही हैं, कैसी नहीं आप उस्मा यहाँ पे इतराज़ क्यों होगा? अच्छा आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, इससे तो खैर हम कभी भी यानी कोई भी जो है वो इनहराफ नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए कि जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था तो उसके बाद आपकी अदाकारी में यानी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या बस वो प्राइड की वजह से आप कुछ ज़्यादा प्राउड हो गई है? क्या है, आपने अपनी अदाकारी में कुछ इम्प्रूवमेंट पाई? नहीं, खैर प्राउड तो नहीं, मैं समझती हूँ कि मैं हुई हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान को अगर कोई एजाज़ मिलने लगे तो वो उस पर प्राउड हो, लेकिन ये कि ये कोई कुछ नहीं है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के फौरी बाद आपकी अच्छी एक्टिंग हो गई, तो ये तो ऐसी बात नहीं है। कोई इंसेंटिव यानी एक तरह से नहीं होता वो कि और बेहतर आप करें, या आपका ख्याल है कि आप उस वक्त तक बहुत बेहतर कर रहे हैं? बच्चों की तो नहीं बात कि बच्चे को अगर कुछ दे दिया इंसेंटिव तो वो अच्छा पढ़ने लगेगा, ऐसी बात नहीं है
कि आपको कोई अवार्ड अगर मिल जाए या कोई एजाज़ मिल जाए तो फ़ौरन आपकी अच्छी, मेरे ख्याल में अच्छी होती है परफॉर्मेंस तो एजाज़ मिलता है। वो तो खैर सही बात है। आलमगीर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक है। क्यों भूली गया, समझ में नहीं आता। वाह, बिल्कुल। आलमगीर, गाना गाने में जितनी वर्जिश आप करते हैं इतनी वर्जिश पाकिस्तान का कोई पहलवान भी नहीं करता होगा, और फिर भी जान आपकी ऐसी है। सुबह 6:30 बजे, कुछ 15 साल हो गए मैं भागता हूँ 3-4 मील। सुबह 7:30 बजे 3-4 मील? 6 बजे। जाहिर है इंसान किसी वक्त भी उस पर बुरा वक्त आ सकता है। नहीं, एक बात ये, ख़वातीन हज़रात, आपको एक बात बता दूं आलमगीर से मुताल्लिक़ कि गाने में इन पे वजद की कैफियत तारी हो जाती है। पहले तो म्यूज़िक सिर्फ एक सुनने की चीज़ थी, यू नो, आर्टिस्ट आए, गाने वाले आए, उन्होंने गाया और लोगों ने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी। अब टेलीविज़न पे तो ये है ना कि आप आर्टिस्ट को देख सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं, और एंड इट्स क्वाइट fascinating, you know, and people just love it, क्योंकि television is like a university and you can reach and you can teach people a lot. मेडिकल कॉलेज में फंक्शन कर रहे थे तो वहाँ जहाँ स्टेज बना था तो वहाँ एक दरख्त लगा हुआ था, वो अवॉइड नहीं हो सकता था, तो दरख्त बिकेम द पार्ट ऑफ स्टेज, उसी में शामिल हो गया। तो गाते गाते देखा ना था कभी चढ़ गए दरख्त के ऊपर। अच्छा, वो दरख्त पे चढ़े, जिस शाख पे चढ़े थे वो शाख टूट गई और इन्होंने अपनी टांग तोड़वा ली। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले टीवी अवार्ड में आलमगीर बैसाखियों पे आए थे। तो वो क्या ये पागलपन की कैफियत आती है एकदम से? नहीं मतलब ये क्यों ऐसा होता है, डूब जाते हैं आप? वैसे ये बात तो है कि मैं खो जाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ मैं। मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं कभी कभी रात को सोता हूँ तो मैं याद करता हूँ तो मैं खुद भी हंसता हूँ कभी कभी कि ये क्या पागलपन था? क्या पागलपन है। आलमगीर, हमारे इतने सारे प्यारे साथी मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि कोई भी जाने नहीं देगा बगैर आपको गाना गाए हुए। क्या ख्याल है, हो जाए आलमगीर के? ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। मैं उन पर गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम।
महबूब आलम साहब, अगर अमजद इस्लाम अमजद पाकिस्तान में न पैदा होते तो आप क्या करते? जवाब में एक सवाल फिर उभरता है जी कि मैं अगर पाकिस्तान में पैदा ना होता तो अमजद इस्लाम क्या करते? एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि टेलीविजन पे बहुत से किरदार किए जाते हैं और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो लाजवाल हो जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार चौधरी हशमत का भी था जिसमें आपको बहुत दाद मिली। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके अजीजों में कोई रेल में मुलाजिम है? जी नहीं। मतलब आप रेल में बहुत सफर करते थे? पहले करते थे, अब नहीं किया। मतलब बहुत ज्यादा करते थे या थोड़ा सा? थोड़ा। तो फिर ये आपके हर किरदार में ये आप इतना हिलते हुए क्यों नजर आते हैं? और ये तुम लोग 4 जमातें पढ़ के अपने आप को क्या समझने लगते हुए? जनाब, पिछले 20 वर्षों में टेलीविजन ने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। आपको मैं हिलता हुआ नजर आता हूँ? वैसे टेलीविजन को 20 साल हो गए। 20 साल में यकीनन बहुत सी तरक्कियां हुई हैं। आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ ड्रामों के शोबे में कितनी तरक्की हुई है? बहुत तरक्की हुई है। पहले लाइव होता था, उस वक्त भी उसका एक अच्छा मयार था। उसके बाद आस्ता आस्ता टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं और फिर अच्छे राइटर्स हमें शुरू से भी दस्तयाब हैं और आर्टिस्ट बहुत मजे हुए आर्टिस्ट हैं। यही वजह है कि हमारा ड्रामा दूर तक यकीनन हमारा टेलीविजन के जो प्रोडक्शंस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे फखरिया तौर पे पेश की जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं बिंदिया? खैरियत से हैं आप? सलामत करती हूँ आपको और वालेकुम सबको जो भी अस्सलाम। यहाँ मौजूद है हमारे आर्टिस्ट। बिंदिया, आपने टेलीविजन पे आगाज बहैसियत अंग्रेजी न्यूज कास्टर के किया था। जी बिल्कुल। अंग्रेजी में खबरें पढ़ती थी, फिर आपने खबरें पढ़ना छोड़ दी। दिल तुम्हारा अभी भी करता है हम इंग्लिश न्यूज़ पढ़ें, लेकिन न्यूज़ जो है वो शिफ्ट हो गई थी इस्लामाबाद। हाँ, लेकिन आपने छोड़ दी ना। वैसे भी जो हमारा मेन टारगेट था वो एक्टिंग का था। अच्छा। लेकिन घर से इजाज़त का यही है कि यही सूरत हमें नजर आई कि न्यूज़ कहेंगे तो शायद इजाज़त मिल जाए। फिर बाद में जैसे अनीस साहब हमारे बहुत सीनियर मोस्ट कैमरामैन बैठे हैं यहाँ, जी जी, इन्होंने एक दफ़ा कहा हमें कि किसी ऐड में काम करो। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे। किसी कमर्शियल में या फिल्म में कह लेंगे बेटा मैंने बाल इसी तरह मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। ये शुरू में जब सब आते हैं ऐसे ही कहते हैं। तो अब जब भी हम इनको मिलते हैं हम कतरा के गुजर जाते हैं कि इन्होंने हमें कहा तो सही था। बिल्कुल सही है। आप मेरा सवाल छोड़ गई। कौन सा सवाल? मैं ये हमने कह रहा शुरू था इंग्लिश आपसे न्यूज़ से ही कि ना फिर छोड़ दी ना आपने न्यूज़? छोड़ दी। हाँ फिर नहीं तो क्यों छोड़ी? कि अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि ना कोई? अच्छा, फिर आप ड्रामे में आ गई? हम ड्रामे में आ गए इसलिए कि उस वक्त झोंक सियाल एक सीरियल हो रहा था। मेरे उस्ताद हैं यावर हयात साहब। ओह, बड़ी जबरदस्त सीरियल थी तो झोंक उस सियाल। वक्त एक किरदार की जरूरत थी उनको, तो हमने चूंकि न्यूज़ छोड़ा हुआ था उस वक्त हम अनाउंसमेंट्स में आ गए थे। जी जी। तो इन्होंने हमें कहा यावर साहब ने क्या आप काम करेंगी? हमने कहा हमें एक्टिंग तो आती नहीं, हम किस तरह काम करेंगे? हम नकल कर लेंगे जो आप कहेंगे। कहते हैं नकल करना ही तो एक्टिंग है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो सीरियल में हमने कोई 3-4 एपिसोड्स किए थे। बहुत, हम आपसे मिलके बहुत खुश हुए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। आदाब बजिया। जी तीरा। अच्छा बजिया, आपसे तो सिर्फ मैं ये पूछूंगी कि अगर मुसलमानों में शादी करने का रिवाज ना होता तो आपके ड्रामों की आखिरी 4 किस्तों में आप क्या करते? तलाक तो फिर भी नहीं होती। इसलिए कि शायद तुम लड़की हो, तुमने सवाल किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आज कोई लड़का ये मुझसे पूछ रहा होता तो मैं उसे डांटती, क्योंकि 15वीं दफा मुझसे सवाल किया गया कम से कम। बात यह है कि ज़िंदगी में हमारे यहाँ जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं या ज़रा से खुशहाल लोग हैं, उनके यहाँ कुनबे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है ना, उसके लिए शादी ही हमारे पास एक ऐसा मौका है कि जिसमें हमारे लोग अपने लोग शरीक होते हैं, लड़कियाँ शरीक होती हैं। मैं घर से बाहर तो कोई काम नहीं कर रही ना, लिहाजा उसके ऊपर कोई एतराज़ वैसे भी नहीं हो सकता है। एक तहजीब का हिस्सा है, रंग होता है ज़िंदगी में और बड़ा खूबसूरत रंग है। उसमें कुछ शराफत के पहलू हैं और कुछ उसके अंदर कल्चर जिसको आप कहते हैं, जिसको मैं तहजीब कहूँगी, या ये इस तरह की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। बहरहाल ये मैंने तुमसे पहले कह दिया कि अगर शादी नबी दिखा दी तब भी तलाक मैं नहीं दिखा सकती। हमारे यहाँ
बच्चों के जो प्रोग्राम हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने में आते हैं, लेकिन बहुत टॉप के जो एक्टर्स हैं या राइटर्स हैं वो कभी बच्चों के लिए कोई इतना अच्छा प्रोग्राम या इस किस्म के ड्रामे नहीं लिखते। हालांकि दूसरे मुल्कों में आप देखिए कि जो बहुत टॉप के एक्टर्स हैं वो ज़रूर बच्चों के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें बेटी इस मामले में हमें अपनी कोताही तस्लीम कर लेने में लम्हे भर का भी उज़्र करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि हमसे बच्चों का हक अदा नहीं हुआ। हम लोग कुछ अपनी दौड़ में कुछ, मैं ये तो नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं कि कुछ काम करना है, कुछ थोड़ी सी शोहरत भी चाहिए, लेकिन ये जो बुनियादी किस्म के काम है, कौमी मसाइल जो है, इस पे वाकई तवज्जो नहीं दी। और मैं खुद सबसे ज़्यादा कसूरवार समझती हूँ, इसलिए कि मुझे बच्चों से प्यार भी बहुत है और ये करना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं और कुछ और लोगों को भी आना चाहिए इस मैदान में। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द हम बहुत अच्छा सा कोई ऐसा सीरियल जिसमें बच्चों के ऊपर और बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी और उसमें बड़े लोग एक्टिंग करें, इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। नईम ताहिर, नईम आप ये बताइए कि जिस वक्त 1964 में टेलीविज़न की बुनियाद रखी जा रही थी तो आप उस वक्त लाहौर आर्ट्स काउंसिल से आप यानी आपका ताल्लुक था, तो उस वक्त आपको किसी किस्म की यानी ये कुछ कंपटीशन की फीलिंग हुई हो या ये कि आपने वो बुनियादें कैसे रखने दी, क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? टेलीविजन को रोकने की जिम्मेदारी और बहुत लोगों ने अपने पे ले ली थी। अच्छा। और बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन एक छोटा सा ये सेंटर जो आर्ट्स काउंसिल ही में जिसकी प्लानिंग शुरू हुई थी जब टेलीविजन की टीम आई है लाहौर में, असलम अजहर थे, निसार हुसैन थे, फजल कमाल थे और हमारे मरहूम दोस्त ज़का थे। इन्होंने जब शुरू किया तो इनका दफ्तर एक आर्ट्स काउंसिल के एक छोटे से हट में कायम हुआ था, जिसे लोग कहते थे टेलीविजन वालों का खोखा। अच्छा। तो वो खोखा जो है वो इतना मशहूर हुआ कि वो फैलता फैलता अब सारे मुल्क पे छा गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि जिस चीज़ को मैंने नहीं रोकना चाहा था उसे कोई भी नहीं रोक सका। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं जैसे बजिया से बच्चों के प्रोग्रामों के बारे में जिक्र कर रही थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि स्पोर्ट्स, आप तो चूंकि इतने अरसे से यानी टेलीविज़न देख रहे हैं या किसी ना किसी तरह मुंसलिक रहे हैं उससे, कि स्पोर्ट्स की जो एक फील्ड है उसमें आपका क्या ख्याल है कि ये इतने अरसे में वाकई कोई इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे यहाँ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, ये अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या इनको हम किस तरह और इम्प्रूव कर सकते हैं? असल में स्पोर्ट्स तो यानी मुझे याद है जब मैं टेलीविज़न से मुतल्लिक़ था, सेंट्रल टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के तौर पे, तो लाइव प्रोग्राम से रिकॉर्डेड प्रोग्राम शुरू हुए थे, उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद फिर जब आउटसाइड ब्रॉडकास्ट का ये सिलसिला शुरू हुआ और बैंड्स आ गई, तो उसमें सबसे पहली ट्रेनिंग जो हमने दी थी वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के कवरेज ही की थी। और बहुत अच्छा कवरेज होता है। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा तवील कवरेज होता है वो क्रिकेट का होता है, और हमारे मुकाबले में सिर्फ एक ही मुल्क मैं कह सकता हूँ कि कवरेज अच्छा देता है, और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में हम कवरेज देते हैं। मैंने इंग्लैंड का भी कवरेज देखा है और मुल्कों का भी देखा है, अमेरिका में भी देखा है। मेरे ख्याल में इतनी तफसील से और इतना अच्छा कवरेज और कोई टेलीविज़न नेटवर्क नहीं देता है। बल्कि अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद हमें कवरेज कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस देखने वाले गायब होते जा रहे हैं क्रिकेट मैचों में से, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। शुक्रिया नीलम। आपसे फिर टाकरा हो ही गया। जी। दिलदार परवेज भट्टी, टाकरा 5 साल तक करते रहे, यादश बखैर, जमा फिक्र। आप बहुत अच्छे कॉम्पेयर हैं, वैसे कुछ मेरे से कम, लेकिन ये बताइए कि जब ये आपकी कुछ नहीं चली तो आपने ये लाजवाल करने के बारे में क्यों सोचा? वो लाजवाल तो ऐसे एक चेंज के लिए था ना, भाई राहत काज़मी ने कंपेयरिंग की अवार्ड की। अच्छा। तो हमने सोचा कि हम कंपेयर होके अदाकारी करें, कम खराब ही करना ना किस अच्छा, आप ये
बताइए, जिस वक्त आप टेलीविजन में आए थे उस वक्त क्या आप बहैसियत अदाकार आए थे या कॉम्पेयर के? नहीं, मैं तो आया था यहाँ न्यूज कास्टर के तौर पे। अच्छा। अगर खालिद हमीद नाराज ना हो तो मैंने न्यूज में जरा जज्बात डाल दिए। अच्छा। कि आज 100 आदमी कश्ती के हादसे में डूब गए। अच्छा। तो अनीस डैडी बैठे हुए हैं, कैमरामैन, ये भागते हुए आए, मसलुद्दीन से कहा, उन्होंने कहा बंदा तो नाइजीरिया का है, उर्दू अच्छी बोलता है। मैं दिल बर्दाश्त होकर छोड़ गया। तो फिर हमारा टेस्ट हुआ था एक, यहाँ पर फारूक ज़मीर साहब थे, डॉक्टर खालिद सईद भट्ट थे। खालिद सईद भट्ट ज़रा फ्रांसीसी अंदाज में पंजाबी बोलते थे। तो अगले दिन फारूक ज़मीर साहब ने टेस्ट लिया, उनका अंदाज कुछ ऐसा था, आज भी समझ नहीं आता, उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि तुम डायलॉग पढ़ने शुरू कर दो। और फिर उन्होंने कहा मतलब ये कि बंद कर दो। और जब उन्होंने मुझे बंद कराए डायलॉग, असल एक्टिंग मेरी उसके बाद शुरू हुई थी। बहरहाल सेलेक्ट हो गए। और खालिद सईद भट्ट साहब ने 180 सीढ़ियाँ चढ़वा दी और कहना, पौड़ियाँ चढ़ के आयो ना तो पता ना लगे कि पौड़ियाँ चढ़िया ने, तो सार रुक के अपना फिर एक्टिंग करो। ये नकलें, मुझे ये नहीं पता था कि आप इसमें भी यानी कॉमेडियन भी हैं आप, ये तो मुझे आज पता चला। मुइन अख्तर से सीखा। अच्छा, आज ही आज में? नहीं, हम बड़े देर के परस्तार हैं इनके। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये 2-4 लोगों की तो आपने बहुत अच्छी नकलें बताई, किसी और के बारे में अगर? और यावर साहब मेरे इतने करीब हैं कि मैं मतलब है कि उनकी रेंज में हूँ बॉक्सिंग की हालत में, लेकिन मैं इनका बहुत परस्तार हूँ। पहला ड्रामा हमने इन्हीं के साथ किया था। तो उस यावर साहब का है एक खास अंदाज, और बड़े जालिम हैं। सारे टीवी प्रोड्यूसर जालिम होते हैं, अदाकार बेचारे मजलूम होते हैं। पहले काम लेने के लिए, फिर काम में वो नकायस जब निकालते हैं और सबके सामने बेइज्जती। तो मोहसिन रिजवी हमारे बड़े सीनियर फनकार हैं, अच्छी भली एक्टिंग कर रहे थे वो। और जब वो सीन चला तो उसमें था कि मोहसिन रिजवी ने शिकायत की कि यावर साहब कमाल हो गई, अदाकारी मैं कर रहा हूँ और शॉट आप बकरी का दिखा रहे हैं। चंद जी, बात ऐसे है कि बकरी के चेहरे के ऊपर ज्यादा तासुरात थे। और यावर साहब के पास ही वही मोहसिन रिजवी साहब एक दिन कहने लगे कि यावर साहब क्या ख्याल है, थोड़ा से बालों में चूना लगा के थोड़ी एज कर लूं? अब उनकी एज आपको पता है, थोड़ी एज ना ले लूं? कहने लगे नहीं, मुझे यंग ही चाहिए। और निसार कादरी बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनका रिकॉर्ड है कि वो पाकिस्तान के तमाम स्टेशन से उन्होंने बगैर एनओसी के अदाकारी की हुई है। तो वो आगे के यावर साहब बड़ी देर हुई, बस दिल तड़प रहा है, कुछ अंदर एक कर्ब है, एक तख्लीक का, तो कोई काम। चंद जी, नॉट दिस वीक बट टच मी आफ्टर 10 days मे बी। तो फिर मैं आपके लिए कोई काम, सर कराची से आया तो पैसे भी सारे खर्च कर दिए। तो अच्छा, इस स्क्रिप्ट में एक रोल है निजान, इट्स नॉट अ रोल, इट्स हिस्ट्री। अच्छा, वाह, इट्स अ रोल ऑफ अ सोल्जर। एक सिपाही है, मैदान जंग में जंग हो रही, हम वी कैन शो वॉर हियर, जंग नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका आपने एक मूड जो छोटा एक्टर नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं। जी मेहरबानी आपकी। वो है हैगर्ड, टैटर्ड, टायर्ड, सारा जख्म, एंड ही इज कमिंग, और ही इज कमिंग, और वो आया है मैदान जंग चो, और सामने बादशाह, दरबार, फैनफेयर, ग्रैंडर, वो आया है तो ही इज अबाउट टू डाई, मरण लगा है, लेकिन उन्हें साथ ढके नहीं अपने कि बादशाह को खबर सुनाऊंगा और फिर मरूंगा। और वो आया है और आके गिरा है, वो जब सामने जान सामने तो इन हिज फॉल इज द फॉल ऑफ द डायनेस्टी। वाह सर, वाह कमाल है सर, यानी बात नहीं करनी। उसने उसके बाद स्क्रिप्ट देखी, यावर साहब स्क्रिप्ट में तो रोल ही नहीं है जी, चंद जी राइटर तो बेवकूफ है, इट्स बिटवीन यू एंड द डायरेक्टर, हम दोनों ने मिलकर बनाना है। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की, एक्सप्रेशन तलाश करते रहे, किया। उसके बाद जनाब ड्रामा रिकॉर्ड हुआ, लोग इकट्ठे हुए, दावत हुई, 20-25 लोगों को निसार कादरी लेके टीवी के सामने बैठा। अगले दिन आए, उन्होंने कहा, सबने कहा जी यावर साहब बहुत अच्छा ड्रामा था। वो कहने लगा, निसार जी आप नहीं बोल रहे? सर वो आप कह रहे थे बड़ा ग्रैंड एक सिपाही है और वो गिरेगा और पूरा बादशाह ही गिर जाएगा, तो वो तो एक नुक्ता था आया और आके बस नुक्ता सा गिर गया। चंद जी शूटिंग
बादशाह के नुक्ता नजर से की थी। एक हमारे फनकारा हैं नाहिद अख्तर। एक मिनट, ये अख्तरों का डिपार्टमेंट है, ये मुझ पे छोड़ दें आप। साहब, अख्तरों ने बड़ा तंग किया हुआ है। मोइन अख्तर, नाहिद अख्तर, हमीद अख्तर, खालिद अख्तर, मसूद अख्तर, बेशुमार अख्तर हैं। कराची में नाहिद अख्तर प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाई तो उसमें 3 अख्तर थे, जावेद अख्तर, मोइन अख्तर और नाहिद अख्तर। जब मैं शो करके बाहर निकला, गाड़ी की तरफ पहुंचा तो एक साहब आया, कहने लगे बेटे वाह। मैंने कहा अंकल आराम से, फेफड़ा निकल जाएगा, इत्मीनान से। कहने लगे भाई वाह। मैंने कहा जी बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। कहने लगे भाई मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा जी क्या? कि भाई आपकी बहन भी गाती है। मैंने कहा साहब मेरी कौन सी बहन गाती है? कहने लगे नाहिद अख्तर। तो मैंने उनको जल के जवाब दिया, फिर आपने हमारी फूफी को नहीं सुना? कहने लगे कौन? मैंने कहा साईं अख्तर। नाहिद बहुत अच्छा आप गाती हैं, इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश तो नहीं है। आप लोगों का प्यार है। खुश शक्ल भी हैं आप, खुश गुलू भी हैं, फिर आपने अदाकारी की जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी? इम्पॉसिबल कभी मैंने सोचा ही नहीं। बस फिर ठीक है। हाँ जी। खत्म हो गया। अच्छा नाहिद एक बात, जब आप टीवी में आई थी, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। टीवी में जब आप आई थी तो ऐसी थी। कैसी? ऐसी थी। बिल्कुल ठीक। फिर ऐसी हो गई, फिर अब फिर ऐसी हो रही हैं। फिर दुबली हो रही। अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है। पहले से अच्छी नहीं होगी। नहीं वही तो मैं आपसे पूछ अच्छा रहा लगता है हूँ कि डाइटिंग कर रही हैं आजकल आप क्या? ऐसा है कि जब मैं शुरू में आई टीवी पे जी तो आई वॉज 16 years old। स्वीट 16 जी जी। तो वो पढ़ने की एज होती है मेरे ख्याल से। उस वक्त वो एज है कि बच्चा कुदरती तौर पर स्लिम ही होता है, तो मैं भी उसी एज में थी। नहीं तो खैर कुदरती तौर पर स्लिम नहीं होता, जरा सामने भी देखें कैसे कैसे बैठे हुए हैं। तो वो 16, उनकी 16 साल की उम्र तो नहीं है। वो 16 साल की उम्र में भी ऐसे ही थे। ऐसे ही? नन्हे की बात। जी हाँ, मैं नन्हे की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि दरमियान में फिर ऐसा पीरियड भी आया जिसमें बहुत फैटनेस हो गई, बहुत मोटी हो गई। जी जी। जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं बाकायदा एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह वॉक करती हूँ और डाइट कर रही हूँ, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल है। अच्छा मशहूर तो आप बहुत हो गई हैं, तो क्या आपने रियाज से दामन बचा लिया है या बाकायदा रिहर्सल करती हैं? ये शौक मेरा अब बढ़ गया है, इसमें और मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि अच्छी मौसीकी में आवाम तक पहुँचे। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि आपके गाए हुए बहुत सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं और हम चाहेंगे यकीनन कि आप उन खूबसूरत गीतों में से कोई एक गीत हमें सुनाएं। हाँ जी, मैं भी चाहूँगी कि इस खुशी की महफिल में एक गाना अपना गा। 20 साल जश्न में एक बात मैं एज एन एक्टर समझने से कतई तौर पर कासिर हूँ, वो ये कि मैंने कभी टेलीविज़न पे काम नहीं किया, ड्रामों में वैसे प्रोग्राम्स में आता रहा, लेकिन जो भी आर्टिस्ट हमारे फिल्म में से टीवी पर गया है वो टीवी पे कामयाब है, फिल्म में कामयाब नहीं होता। अब या तो इसकी वजह यह है कि आपके प्रोग्राम शॉर्ट होते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ मूड का आपको ख्याल रखना नहीं पड़ता। जैसे फिल्म में तो ये होता है कि हम ये शॉट जो है आज दिया है तो बाहर आपको सी ऑफ करने का शॉट मैं 6 महीने बाद दे रहा हूँ। मुमकिन है ये कंटिन्यूटी ऑफ मूड हो, या क्या बात है कि फिल्म में तो ये कामयाब हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते, लेकिन टेलीविजन के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेइंतहा अच्छी और इत्मीनान बख्श होती है। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो इसमें नाराजगी की तो इतनी कोई बात नहीं है, मैंने भी प्यार से आपको जवाब दिया है। मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि फिल्म के फ्लॉप एक्टर टेलीविजन के सुपरस्टार हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मोइन, मैं अली साहब का एहतराम करता हूँ मगर इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। बात फिल्म या टेलीविजन की नहीं है, बात है सलाहियत की और फ़न की। अगर किसी भी आदमी में सलाहियत है, उसमें फ़न है, तो उसको चाहे वो फिल्म हो चाहे टेलीविज़न, जहाँ मौका फ़राहम किया जाएगा, उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाएगा, तो वो अपनी सलाहियतों को, फ़न को मनवा लेगा। अब ये बदकिस्मती है कि बहुत से अच्छे बासलाहियत फ़नकार फिल्म वालों ने उनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया, टेलीविज़न वालों ने उनको मौका फ़राहम किया और उनकी सलाहियतों से काम लिया, तो नतीजा सामने आ गया।
इससे एक बात और जहन में आती है मुझे कि आमतौर पर हमारे यहाँ फिल्मों में एक्सप्रेशन से काम नहीं लिया जाता है, आवाज़ से ज़्यादा लिया जाता है। तो इसी हवाले से ये है कि बहुत से रेडियो के फनकार जो हैं वो फिल्मों में बड़े कामयाब हो गए हैं, इसलिए कि गले का ज़्यादा दाखिल होता है, जितनी जोर से चीखो उतना बड़ा फनकार बन जाता है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ। इतनी मजबूरी तो नहीं है। नहीं, इसलिए कि आप मोहम्मद अली साहब का एहतराम करते हैं, मैं उनसे डरता हूँ। अच्छा शकील, आपने टेलीविजन पे बहुत सारी सीरीज और सीरियल्स की हैं और ज्यादातर सीरीज और सीरियल्स आप हसीना मोइन और फातिमा सुरैया बजिया की आपने की है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है, ये दोनों राइटर्स जो हैं एंड में हीरोइन की शादी किसी और से करवा देते हैं। करीबी बैठी है। वैसे ईमान की बात यह है कि मैं इन दोनों से बहुत नाराज हूँ। तो आपने इस नाराजगी को रिएक्ट कैसे किया? भाई एक ही चीज मेरे बस में थी, उसी तरह से मैंने रिएक्ट किया कि खुद अपनी शादी कर ली। मुबारक हो शकील, आपने भी शादी कर ही ली। जी। ये बताइए कि स्क्रिप्ट किसका लिखा हुआ था? ये अपना काम था तो स्क्रिप्ट भी मैंने खुद ही लिखा था। फिरदौस जमाल। फिरदौस जमाल की पैदाइश के वक्त उनकी वालिदा चाहती थी लड़की हो, वालिद चाहते थे कि लड़का हो। वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी हुई, फिरदौस जमाल साहब तशरीफ ले आए दुनिया में। वालिदा ने अपनी जिद न छोड़ी और नाम रखा फिरदौस। वालिद साहब ने नाम रखा जमाल। सही है ना फिरदौस जमाल? नहीं, ये तो अपनी तरफ से वैसे ही स्क्रीन प्ले बना लिया तुमने। असल बात ये है कि फिरदौस अटक से उस तरफ मुजक्कर हो जाता। मेरा भाई बहुत अच्छा बात बोले। पेशावर टेलीविजन से एक अरसे तक काम करते रहे। फिरदौस, कोई जब आप टेलीविजन पे आए थे तो बहैसियत मेरा ख्याल है अदाकार के आए थे या? नहीं साहब, मैं टेलीविजन पे पहली जो मेरी अपीयरेंस है जी वो एज ए सिंगर है, गुलकार के। आप मजाक कर रहे हैं? सीरियसली? वो हुआ ये कि हम चक्कर बड़े हमने लगाए अदाकारी के लिए। हम कहते थे साहब हम एक्टर हैं तो हमें आप चांस दें। उस वक्त मेरी एज ऐसी थी कि वो कहते थे जी आपको क्या रोल दें। तो एक बार हमने सुना कि साहब कोई नए गुलकारों का एक प्रोग्राम हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अगर अदाकार नहीं बन सके चलो इधर ही ट्राई मार लेते हैं, कम से कम स्क्रीन पर तो आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। खैर मैं गया तो मैंने कहा जी मैं गाता हूँ। मैंने कहा नहीं जी आप तो आते रहे हैं अदाकारी करने के लिए। मैं कहा नहीं जी वो तो वैसे ही मेरा शौक है अदाकारी, असल काम तो मेरा गाने का। तो आप मुझे आप चांस दें। खैर उन्होंने यकीन कर लिया, मैंने रिहर्सल कर ली। अच्छा तो रिहर्सल के दौरान ऐसा होता है कि चूंकि साजों का शोर बहुत होता है तो पता नहीं चलता, निकल जाता है आदमी। तो अब रिकॉर्डिंग का दिन आया, साहब हमने बड़ा सूट वूट पहना और उन दिनों ये था कि पेशावर स्टूडियोज नहीं थे, पेशावर टीवी अभी नहीं था, तो पिंडी आके हम रिकॉर्डिंग किया करते थे। एक प्रोग्राम होता था आगोश कोहिस्तान, तो उसमें पश्तौर इनको के लोकल प्रोग्राम्स पेशावर के लिए होते। तो साहब अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उसमें यह था कि बाद में वो रीटेक का मसला नहीं था, चूंकि हमें टाइम बहुत थोड़ा देते थे और कहते थे कि जी इसी में आप रिकॉर्ड कर लें, बाद में कोई करंट अफेयर्स आ रहे हैं। खैर साहब तो वो ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग शुरू हुई, एक अस्थाई और अंतरा तो निकल गया, दूसरे में एहसास हुआ कि ओहो मैं तो गाना गा रहा हूँ। बस ये एहसास होना था, उसके बाद पसीने और जो हुआ तो ये हुआ कि बड़ा एहसान हुआ। अगर मैं गाना गा लेता वो तो फन मौसीकी पर कितना बड़ा जुल्म होता ये आप अंदाजा कर सकते। बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं वैसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जो जुल्म कर रहे हैं। मैंने फिरदौस और जमाल की जो बात की थी तो आप बड़े नाराज हुए थे कि आपने स्क्रीन प्ले बना दिया। हाँ। और अभी आपने जो इतना लंबा स्क्रीन प्ले सुनाया है हाँ। तो उस पर आपको कोई एतराज नहीं हुआ? नहीं ये हकीकत है। नहीं तो वो गप थी। नहीं हकीकत है तो उस हकीकत को हम इख्तिताम तक पहुंचाएंगे और आपसे दरखास्त करेंगे कि वही गाना जो आपने वहां गाया था वो यहाँ थोड़ा सा सुनाए। नहीं यार मैं अरे भाई वो एक बार की शर्मिंदगी काफी थी, अब दोबारा शर्मिंदा करें। मुझे बहुत लोगों ने झाड़ा था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। अच्छा जी वो पश्तो का गाना था, अगर समझ ना आए तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैं समझ लूंगा, आप गाएं जी। या अल्लाह
जी जी। साद गम है वादूनों के यम, गिर जड़ा फरियादूनों के यम, साद गम है वादूनों के यम। बस ऐसे ही गाया था। हम सब आपसे इस प्रोग्राम के बाद मिलना चाहेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस। थैंक यू। अथर शाह खान जी। शाह जी, टेलीविजन जितने अरसे से पाकिस्तान में आया, कमोबेश उतने ही अरसे से आप टेलीविजन के लिए लिख भी रहे हैं और अदाकारी भी कर रहे हैं। जी, जी। आप टेलीविजन में क्या सोच के आए थे? क्या? यानी मैं टेलीविजन में कैसे आया? जी जी। आपकी मुराद हाँ, ये, कैसे आया? कैसे आए? तो हुआ ये कि कोई मेरा ख्याल है 20 साल पहले की बात है जी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में मैं खड़ा हुआ था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज बारिश थी, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी छुपने के, तो वहाँ हट्स बने हुए आर्ट्स काउंसिल में। नईम ताहिर साहब ने जैसे बताया अब नहीं है जी, पहले थे, 20 साल पहले आप नहीं थे यहाँ। तो जनाब वो हट्स बने थे, मैं एक हट में चला गया छुपने के लिए। वहाँ एक साहब ने पकड़ लिया, कहने कमाल करते हैं आप टेलीविजन में आ गए। मैं क्या मतलब, मैं तो हट में आप कल साहब आपको पता नहीं हमारे पास बिल्डिंग कोई नहीं है, हमने हट्स में टेलीविजन का इदारा खोला है, आप तो टेलीविजन में आ गए। तो भाई इस तरह मैं टेलीविजन में आया। अच्छा अथर शाह खान साहब। जी जी। लोगों को इंतजार फरमाइए का जेदी अब तक नहीं भूला है। बड़ी नवाजिश उनकी। और जेदी गो के बेवकूफ़ है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़हीन भी है, और अपनी बेवकूफ़ी में कभी कभी बड़ी जहानत की बात कर देता है। कहाँ है वो जेदी? हेलो मिस्टर जेदी, हाउ आर यू? How are you? What do you mean by this? You are speaking English with me? नहीं मैं कहा। आप एक बात नहीं, आप मुझे बताओ, आप बगैर वर्ब के अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं मैं नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। जी हाँ, आपको मैं बताऊँ, आप क्या समझते हैं अपने आप को? एक दफा मैं गया था यूरोप में, मैंने अंग्रेज से अंग्रेजी बोली, मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया। आधे घंटे बाद बोला, सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। आज तो मीन साहब बड़ा यादगार मौका है, आज टीवी को 17 साल हो चुके हैं। लाहौल, अरे आप कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं जेदी साहब? 20 साल हो गए। नहीं 17 साल हो गए, मैंने हिसाब लगाया, मैं मैथमेटिशियन हूँ। मेरे खुदा, आप क्या क्या है, आप कैसे? अरे मैंने हिसाब लगाया, आप क्या बात कर रहे हैं? 20 साल। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात सुनिए। हाँ, बताएं। आप हिसाब लगा ले, मैंने तो सारा हिसाब लगाया ना। हाँ, देखिए जो टीवी के प्रोग्राम होते हैं, आपको मालूम है ना, हाँ, उसके अंदर कोई फनी खराबी भी हो जाती है। भाई देखे ना, इंजीनियर हो ही जाता है ना कुछ गड़बड़। चाय पीने चलेगा, पीछे फनी खराबी हो गई है ना, कभी बिजली की कमी बेशी हो जाती है, तो उसमें एक इंतजार फरमाइए आता है, देखा होगा आपने। इंतजार फरमाइए। मैंने सारा हिसाब लगाया टाइमिंग का, जितने मिनट थे, जितने घंटे थे। 3 साल का हिसाब लगा, 3 साल नशरियात नहीं हुई। इस तरह 17 साल। चलिए लाहौर से। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, अरे आप बोलते बहुत हैं, छोड़े। क्या हुआ? बात नहीं करने देते, बीच में बोले आते हटे। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। हटे भी। हाँ पता है क्या हुआ, वैसे मुझे लिखने ना लिखने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैं टीवी पे मुशीर हो गया हूँ ना, एडवाइजर। हाँ कैसी नहीं अंकल, सही कह रहा हूँ मैं। कैसे मुशीर हो गया? मैं एडवाइजर हो गया हूँ टीवी में। मुझे बुलाया था हेडक्वार्टर में, कहने मिस्टर जेदी आप मशवरे दिए, सारे मशवरे मैं ही दे रहा हूँ अब तो। हाँ मैंने मशवरा दिया था, ये शुरू करें हशरियाती राब्ता। अरे भाई नहीं जेदी साहब, आप गलत कह रहे हैं। हशरियाती नहीं, नशरियाती राब्ता। अरे छोड़े यार, आपको ग्रामर नहीं आती, कमाल है, आपको ग्रामर नहीं आती। नशरियाती कभी अकेला नहीं होता, नशर अकेला नहीं आता, हशर नशर आता है। देखिए आप देखिए, जहाँ नशर है वहाँ हशर है। हाँ। समझ रहे आप, बंदा बशर है जी। तो होता यह है कि जब टीवी वाले चाहते ना किसी प्रोग्राम का हशर कर दें, तो उसको दिखाते हैं हशरियाती राब्ते पर हैं, तो फनी खराबी तो होती है ना बीच में, फिर बंदा बशर है, हशर नशर है, तो फनी खराबी हो जाती है, प्रोग्राम का टेम्पू टूट जाता है, सारा तसलसल टूट जाता है, ये हो जाता है हशरियाती राब्ता। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कल मैं आपको बात बताऊँ, ये जो ना हमारे क्या हो गया, क्या बदतमीजी, ये मेरी आदत है। तो पता क्या, हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद निसार हुसैन साहब, वो भी मुझसे मशवरे लेते रहते हैं। अच्छा? हाँ मुझे बुलाया एक दिन, मैं आया बड़े परेशान, ऐसे परेशान, बालों में हाथ फेर रहे थे बड़ी दूर तक। परेशान, इतने परेशान।
मैंने कहा क्या हो गया निसार साहब? कहने मिस्टर जेदी मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ बताएं मैं क्या करूँ? मैंने कहा क्या हो गया? कहने मैंने ड्रामा 84 लिखवाया था इस राइटर से, स्क्रिप्ट छोटा पड़ गया आधे घंटे का, मैं क्या करूँ? मैं कहा लो जी गाली कोई नहीं। मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा अंकल आप ऐसा करें कराची से तलत हुसैन को बुला लें। जी हाँ, पता है क्या हुआ फिर? पता है क्या हुआ? उन्होंने अंकल जो है ना, अंकल निसार हुसैन, उन्होंने तलत हुसैन साहब को वहां से बुला लिया, कास्ट कर लिया, हीरो ले लिया। आधे घंटे के ड्रामा 2 घंटे में हुआ। हमारे जो है ना तलत हुसैन साहब मुस्कुराने में 15 मिनट लेते हैं। हाँ, पता है क्या हुआ? एक दफा इनके ड्रामे का एक शॉट दिखा रहे थे, एक्शन रीप्ले हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्शन रीप्ले। एक्शन रीप्ले? जी हाँ, ये एक्शन रीप्ले हो रहा था स्लो मोशन में। शॉट ये था कि ये सिगरेट सुलगाते हैं, कस लेते हैं। जब शॉट आया ना ऑन एयर है, 5 बजे सिगरेट सुलगाया था, खबरनामे के बाद कस लिया। ऐसे ही आर्टिस्ट। अरे अंकल एक बात बताओ, मुझे खबरनामे पे याद आ गया। क्या हो गया? क्या यार दूसरे की टाई ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, मैं और भी वाकया सुनाऊं आपको, बड़ा मुझसे मशवरे लिए, लेकिन ठहरे आप रहने दें। इतने ढेर लोग हैं, बारी किसी की नहीं आएगी, काम की बात नहीं हो सकेगी, प्रोग्राम रूबरू हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए। तलत हुसैन साहब आप बहुत ग्रेट एक्टर हैं, अजीम फनकार हैं आप, लेकिन उतने ही अजीम पॉज भी देते हैं आप। इसमें कोई घूर के गुस्सा होने की बात नहीं। मैं पॉज दे रहा हूं। मैं सही वो आपके पॉज इतने मशहूर, मसलन एक सीन है उसमें आपको ये कहना है कि शैला मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसलिए कि ये मुनासिब नहीं है कि तुम यहाँ आके मुझसे मिलो। ये आपको पूरा अब इस तरह से आप कह जाएं खड़क करके नहीं। तलत हुसैन साहब के हत्ते लाइनें लगेंगी तो कहेंगे शैला तुम्हें नहीं मालूम मैं इतनी देर में शैला गुलबर्ग से दूध लेके आ जाएगी। आपके पॉज के बारे में तो सुना है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके पॉज चलते रहते हैं। अच्छा वैसे एक बात और है, देखने वालों ने ये एतराज भी किया कि और पूछा भी है, एक दफा मैं एक ENT स्पेशलिस्ट के साथ बैठा हुआ प्रोग्राम आपका देख रहा था, आपका प्ले चल रहा था, तो प्ले में एक खास आप आवाज पैदा करते हैं परफॉर्मेंस में। मैं ये कहना चाहता हूं कि तो उन्होंने पूछा इनको क्या साइनस प्रॉब्लम है जो ये 2 बातें, इसका जवाब आपसे मैं चाहता हूं कि क्या आप इससे अदाकारी में मदद लेते हैं इन 2 चीजों में, या स्क्रिप्ट याद करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करते हैं? देखिए मोइन, पहली बात तो ये है कि पॉज एक आदत तो नहीं है, मैं समझता हूँ। पॉज बांध दिया जाता है जहां लेकिन साहब आप बाज नहीं आएंगे पॉज देने से। अब रह गई साइनस वाली बात। जी, साइनस फिर पॉज है नहीं, ये क्यों, ये इससे क्या मदद लेते हैं आप? मुझे है। थोड़े अरसे पहले आप मुल्क से बाहर इंग्लैंड गए थे और वहां आपने किसी अदाकारी के एकेडमी में दाखिला भी लिया था। जी, लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स। जी, ये सेम वाला। तो वहां आपने सीखा और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहां गोल्ड मेडल हासिल किया। जी। उसके बाद फिर आप यहाँ आए, यहाँ आके दोबारा आपने टेलीविजन पे एक्टिंग शुरू कर दी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ का आपने एक्टिंग का स्टाइल देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ का स्टाइल हमारे यहाँ मैच कर सकता है? मेरा ख्याल है बिल्कुल मैच कर सकता है। किस तरह से? देखिए मुइन, बात दरअसल ये होती है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग के लिए रेडियो हुआ करता था, वहीं से हम भी ट्रेन हुए और ज़्यादातर अदाकार रेडियो ही से ट्रेन होकर निकले। कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ लोग उसमें नाकाम रहे। वही एक जगह थी जो ट्रेन किया करती थी इंस्टीट्यूशन के लिहाज। उसके बाद टेलीविज़न आ गया, स्टेज भी साथ साथ चलता रहा। लेकिन ट्रेनिंग मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी होती है। मैं इसी उसमें गया था और वहाँ जाके यहाँ से जब जाने वाला था तो लोगों ने यही मुझसे कहा था कि वहाँ जो आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो उसका यहाँ क्या फ़ायदा होगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने ये देखा कि नहीं, वहाँ की ट्रेनिंग का फ़ायदा यहाँ हो सकता है, बशर्ते कि आपको यहाँ काम करने का पहले से तजुर्बा हो
और आपकी यहाँ जो बुनियाद है अपनी ज़बान की, अपने कल्चर की, उसकी अगर आपको पहचान है तो वो जो टेक्निकल बातें आप वहाँ सीखते हैं उनको आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? या आपको अच्छा लगता है कि जब लोग आपको बदतमीजी से पुकारते हैं? कैसे? ए नैयर। ये इंग्लिश का है, लोग उर्दू में पुकारते हैं। हाँ, तो ए को ओए कर देते हैं ना। हाँ, कभी ये हो जाता है, कभी ओए हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा नौजवान नस्ल में आप बहुत मकबूल हैं और पिछले 20 सालों में अगर हम जायजा लें तो आपने बहुत सारे गाने गाए जो आवाम में बहुत मकबूलियत जिन्होंने हासिल की। एक पैगाम था जो मैं भूल गया हूँ, दे दूँ आपको। अच्छा, कराची एयरपोर्ट पे खातून मुझे मिली और उन्होंने आपके नाम एक पैगाम दिया था कि वो नैयर को दे दीजिएगा। वो मुझसे कहने लगी, नैयर से कहना मुझे दिल से निकाल दे। ये कह के मुझसे वो चली गई तेजी से। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल आप कहते हैं तो यकीन करता हूं। अब आप मुझसे पूछ लीजिए वो उम्र उसकी क्या थी तो मैं ये भी बता दूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उम्र नहीं बता सकता। आप जितनी तो होगी। नहीं नहीं, उम्र उसकी कमर चौधरी जितनी थी, नाम बीना बता रही थी। नैयर, फिल्म में भी आपने बहुत गाए, टेलीविजन पे भी बहुत गाने गाए। कोई एक गाना ऐसा है जो बहुत अच्छा लगा हो तुम्हें खुद भी? आप बदनाम कर रहे हैं उस गाने को। नहीं, वाकई कोई ऐसा गाना जो बहुत अच्छा लगा हो। हाँ, ये गाया था एक दफा टीवी में ही शुरू में, तो बहुत अच्छा लगा था, तो कहते हैं तो वही सुना देता हूँ। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप अपने पसंद का गाना हम सबको सुनाएं। रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। मजबूर मेरी जान और तू भी मजबूर, ले गई तुझको बस की आंधी मुझसे कोसों दूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर, तुझसे बिछड़ कर ये जीवन है मेरे लिए इल्जाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा किस्मत ने लूटा मुझको कुछ बिगड़े हालात, कैसे
कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। अपनी आग में जल जाना है चाहत का अंजाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा हसीना, आप गो बहुत हल्के फुल्के और मज़ाहिया किस्म के ड्रामे लिखती हैं, लेकिन आप पर इल्ज़ामात बहुत भारी होते हैं नन्ना साहब की तरह। और कहा यह जाता है कि आपकी जो हीरोइन हैं वो बहुत अजीबोगरीब होती हैं, यानी उनकी हरकतें अजीबोगरीब होती हैं और लड़कियों को आपने इंतहा से ज़्यादा आज़ाद और शहज़ोर बना दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इल्ज़ाम तो पहले भी बहुत लग चुके हैं, आज भी लग रहे हैं, 10-5 और भी लग जाएं तो अब मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि इल्ज़ाम से इंसान उस वक्त डरता है जब सज़ा का डर हो, और सज़ा मुझे इसकी काफ़ी मिल चुकी है। जिस लड़की को मैंने खड़ा किया था, शहज़ोरी बनाया था, सना बनाया था या नाजिया बनाया था, उसे अच्छा खासा संसार किया जा चुका है। कभी एक तरफ से उस पर कुल्हाड़ियाँ पड़ रही हैं, दूसरी तरफ से तलवारें चल रही हैं, तीसरी तरफ से मुकदमे दायर हो रहे हैं, और वो बेचारी मिट्टी की मूरत बनी बैठी है, ना कुछ मुंह से बोलती है ना कुछ कहती है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, खत्म हो गई वो लड़की। अच्छा, ये बताइए कि आप ये कोई भी ड्रामा जब होता है उसकी कहानी में, यानी एक हीरो होता है, एक हीरोइन, आधा बोझ हीरो के कंधे पर होता है, आधा हीरोइन संभालती है, लेकिन आपकी जो कहानी होती है उसमें हीरोइन ही हीरो बनी होती है। हाँ, ये शायद है तो, लेकिन ऐसा भी होता है, मैंने खुद देखा है सैकड़ों ड्रामे में जहाँ पर हीरो अच्छा खासा हीरोइन होता है। मैंने तो कभी बुरा नहीं माना, वो उसकी अदाएं, गमज़े, इश्वे सब वैसे ही होते हैं। आपको मैं सारे स्टूडियो में तलाश कर रही थी, पता नहीं क्यों आप मुझे नजर नहीं आए, हालांकि मुझे यही ख्याल होना चाहिए था कि आप हसीना के साथ ही बैठे होंगे। जेल जबर और नहीं, मैं शुरू से और आखिर तक पेश हूँ। आप देर से मेरे पास आई। मतलब एक सही वाकया है जमशेद के बारे में कि ये स्टेज पे कोई प्ले करने के लिए गए तो बहुत बुखलाहट में इधर से उधर फिर रहे थे, तो इनसे किसी ने पूछा कि भाई आपको आखिर इतनी बुखलाहट क्या है, क्या तलाश कर रहे हैं? कहने लगे भाई मुझे स्टेज पे जाना है, नेक्स्ट मेरा सीन है और मेरा ओवरकोट ही नहीं मिल रहा है। तो उन साहब ने कहा कि कोट आप कोई भी पहन लीजिए, ओवर खुद ही हो जाएगा। मुझे अंदाजा है किसने कहा होगा, काजी वाजिद का जुमला है जो उसने स्टेज पे कहा था। और ये सही वाकया है। हाँ नहीं, मेरे उसमें करैक्टर में गुंजाइश थी गजाला। अच्छा। और उसमें थोड़ी सी ओवरी गुंजाइश थी, और स्टेज पे जब तक आप जानती हैं किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। और बहरहाल कॉमेडी मेरा अपना एक स्टाइल है और मुझे खुशी है कि मेरे स्टाइल से लोग मुझे पहचानते हैं। कोई ऐसा किरदार जिसने आपको बहुत मुतासिर किया अपने किरदार में? हाँ, वैसे तो मैंने बहुत किए, किरण कहानी, जेर जबर पेश, अंकल उर्फी, अनकही वगैरह मुख्तलिफ किरदार किए, लेकिन जी हाँ मुझे याद आया, सबसे ज़्यादा मुतासिर मुझे किया एक किरदार ने। कराची में एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि ये स्क्रिप्ट लीजिए और कल रिहर्सल पे आ जाइए और आप चंगेज़ खान का रोल कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं भाई, आप चंगेज़ खान का रोल मुझे दे रहे हैं? पूरी बात तो सुनो, चंगेज़ खान का रोल। कहने लगे भाई मार को तो लारा रोल है, आप कीजिए तो सही। मैंने कहा अच्छा साहब चंगेज़ खान का रोल, और मैं कहने लगे मसला ये है जमशेद के 7वीं किस्त तक तो ज़हूर अहमद ये रोल करेंगे चंगेज़ खान का, और 7वीं किस्त के बाद आप ये रोल करेंगे। मैंने कहा जी वो क्यों? कहने
कहने लगे 7वीं किस्त के बाद चंगेज खां को टाइफाइड हो जाता है। तो ये यादगार किरदार था। तो फिर ये आपने किया? जी हाँ, मैंने किया, लेकिन बस खुद ही देखा मैंने। शुक्रिया जमशेद। क्या जमील फखरी कहूँ या बस किसी अंधेरा तरह उजाला कहूँ कि किसी पुलिस तरह वाला शनाख्त कहूँ, कर लें, क्या बस काफी है। आपने खैर बहुत अच्छे बहुत बेशुमार अच्छे आपने किरदार किए हैं, लेकिन क्या वाकई आप सचमुच पुलिस वाले तो नहीं मतलब लगते हैं? नहीं, आप पे क्या गिला किया जा सकता है? कई मेरे अपने जो है ना वो मुझे नहीं पहचानते। तो ये जो मैनरिज्म है पुलिस का, इस पे आपने इतनी ऊपर कैसे हासिल की? क्या आप वहाँ गए, स्टेशन पे आप रहे, आपने ऑब्जर्व किया? मैं जो भी रोल करता हूँ वो अपने जहन से करता हूँ। आज तक मैंने जितने भी रोल किए हैं मुख्तलिफ किए हैं। नाजरीन में से या किसी अखबार ने आज तक ये नहीं लिखा कि मैं टाइप एक्टर हूँ। तो जो कुछ करता हूँ अपने जहन से करता हूँ। हाँ, डायरेक्टर की कुछ वो होती हैं हदायत, तो उस पर अमल करता हूँ। कुछ वो मैनरिज्म बताते हैं, कुछ मैं अपने तौर पर करता हूँ। यानी आपके ज़ाती मुशाहिदा जो है डेली लाइफ का, उसको आप इस्तेमाल में लाते हैं? जाहिर है। अच्छा, ये बताइए कि जिस वक्त आप बाहर आम पब्लिक में जाते हैं तो आपके इस रोल के बारे में किस किस्म का रिएक्शन पाते हैं? बस मिले जुले हैं, जैसे कि पुलिस के होते हैं उनके रवैये के बारे में कि जो मैं करता हूँ ड्रामे में, क्योंकि मुझे पुलिस वालों की तरफ से ये ऑफर हुई थी कि आपको SHO ले लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे आने पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पैसे बहुत कम है, तो फिर जाहिर है मैं वही कुछ करूँगा जो ड्रामे में करता हूँ। नहीं, लेकिन कोई वाकई किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ कर कुछ अब तो अक्सर मुझे वो सड़क पे रोक कर तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि 3 माह से पतलूनों का कपड़ा आया हुआ है और कमीज़ों का नहीं आया हुआ। तो गर्मियों की जो यूनिफॉर्म है सर्दियों में मिलती है और सर्दियों की यूनिफॉर्म जो है वो गर्मियों में मिलती है। तो इसके बारे में अब आप अगले किसी सीरियल में कुछ? हाँ, कहीं कहीं जहाँ दाव लगता है वो लाइन लगा देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ताहिरा, आप हमारे यहाँ की वो फनकारा हैं जिनको बहुत सारे लोग बहुत शौक से सुनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत शौक से देखते हैं। कुछ लोग बहुत शौक से सुनते हैं, कुछ लोग बहुत शौक से देखते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपके इस दोनों यानी फन में से किस पर रियाज आप ज़्यादा करती हैं? गज़ाला, कुछ लोगों को अच्छा लगने का रियाज नहीं करना पड़ता और बदकिस्मती में गानों का मुझे रियाज ज़रूर करना पड़ता है और वो मैं समझती हूँ जितना भी करूँ काम है उसकी मेरी कोशिश अभी जारी है कि उससे बेहतर गाऊँ और ज़्यादा रियाज करूँ। अच्छा, आपने जब गाना शुरू किया तो उस वक्त आपने अपनी वालदा मलका पुखराज के नक्शे कदम पर आप चली और वही रविश आपने अभी तक इख्तियार की हुई है, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप समझती हैं कि ये रास्ता ज़्यादा मतलब महफूज है या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ये भी सच है कि ये रास्ता महफूज है क्योंकि देखा भाला है, मगर ये सवाल हमेशा हर मैगज़ीन और हर अखबार वाले पूछते हैं और इसका जवाब मैंने बहुत दफ़ा दिया है और मुझे यकीन है कि सब बोर हो चुके हैं इसके जवाब से। मगर फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं समझती हूँ कि जैसा कि अगर मैं अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चलूँ तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती और मेरी कोशिश यही है कि वाकई मैं वैसा गाऊँ और कभी उन जैसा भी गा सकूँ। बहुत अच्छा है ये। हमें नाहिद अख्तर ने और आलमगीर ने और ए नैयर ने सब ने कुछ ना कुछ गीत सुनाए हैं, तो आप हमें कोई गीत सुनाएं? ज़रूर जी, मैं वो गीत सुनाऊंगी जो सबसे पहली दफ़ा मैंने टीवी पे गाया।
खूबसूरत गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की जानिब से। अनवर मकसूद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? दुरुस्त जी, मेहरबानी। अनवर मकसूद साहब, टेलीविजन का किसी ऐसे प्रोग्राम का नाम बताएं जो आज तक फेल नहीं हुआ। ये तो मुश्किल सवाल किया आपने। टेलीविजन के बहुत प्रोग्राम हैं जो आज तक फेल नहीं हुआ, जो बड़े ज़ौक़ और शौक से देखा गया और कभी फेल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ज़िया शो, ज़िया मोहिउद्दीन शो कभी फेल नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उन्होंने सबसे पहले रिवायत भी डाली जी, और हर कदम पे वो देखिए, एक प्रोग्राम के बारे में कहना जाती है, मेरे सामने दो अफराद बैठे हुए हैं ऐसे, मैं समझता हूँ कि उनके शोज जो है ना, जितनी मर्तबा चले कामयाब रहे, जितनी मर्तबा और चलेंगे कामयाब रहेंगे। मेरा ख्याल है आप अलिफ नून की तरफ इशारा करते हैं। जब हम मज़ाहिया प्रोग्रामों की बात करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मज़ाहिया प्रोग्राम लिखता हूँ, तो हमें 2-3 प्रोग्रामों को भूलना नहीं चाहिए, जिसमें अलिफ नून, टाल मटोल, सच कप, ये मज़ाहिया प्रोग्रामों की बेस है टेलीविजन की। बिल्कुल सही। जब तक कोई नया मज़ाहिया प्रोग्राम होगा, इन प्रोग्रामों को याद करना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, और इनसे थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम आपको एक बहुत दिलचस्प आइटम दिखा रहे हैं, और ये आइटम हमने ख़ास तौर से मलिका पुखराज और ताहिरा सैयद की इजाज़त से रिकॉर्ड किया है। जाने खो गई कहाँ, अब तो रखी थी यहाँ पतीलियों के दरमियाँ। ये सारे लोग क्यों यहाँ कोई तकरीब है, ये टीवी भी अजीब है, नाम का गरीब है, न समझो इसको ना इश्तहार है रवा, आमदन है बेकरा, मगर बड़ा गरीब है, बुरे से बुरा प्रोग्राम अवाम का नसीब है। और मेरी अंगूठियाँ, और मेरी अंगूठियाँ, एक्टरों का जिक्र है, प्रोड्यूसरों की फिक्र है, जुनून से ये लोग हैं, टीवी की जां का रोग है राइटर अजीब चीज, अल अमानो अल हफीज, फलसफे का जिक्र है, अलामतों की फिक्र है, मगर सुने अशफाक जी, मगर सुने अशफाक जी, अजीब शय है आप भी, एंटरटेनमेंट और टीवी अलग हुए भी हैं कभी, पूरे मुल्क कौम में 4-6 है फलसफे, मगर तुम्हें इसरार है कि बहस ये बेकार है, समझ में आ सके न जो ड्रामा वो शाहकार है। और मेरी अंगूठियाँ, और मेरी अंगूठियाँ, कहाँ चली है ज़ाहिरा, इधर तो लौट इधर तो आ, उस मक्के जूड़े में देख, बिंदिया के बटवे में देख, जरा तू जाके चेक तो कर, जरा तू जाके चेक तो कर, रूही बनों की उंगलियां, ऐसे तो ना कहे मम्मा, ये है हुजूमे एक्टरा, न समझे इनको बेईमान, ना इस कदर हो बदगुमा, चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता-ए नजर दुरुस्त है तो हो, मगर बताओ क्या अंगूठियाँ ले गया तेरा मियाँ, और मेरी अंगूठियाँ उफ़क़ को हो गई रवा, और मेरी अंगूठियाँ, और मेरी अंगूठियाँ।
सकीना सम्मू। सकीना सम्मू, आप टेलीविजन पे नवारिद हैं, ज़्यादा अरसा आपको टेलीविजन पे अदाकारी करते नहीं गुजरा, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे ड्रामे आपने किए। तो आप टेलीविजन के किसी फनकार या फनकारा से मुतासिर हैं? कोई ऐसी फनकारा जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जिसको देख के आपने अपनी अदाकारी में कुछ सीखा हो? यहाँ टेलीविजन पे? जी जी। उस्मा गिलानी, रूही बानो, खालदा रियासत के अलावा बाकी सबसे। अच्छा, इन तीनों के अलावा बाकी सबसे मुतासिर हैं? अच्छा, ये बताइए कि अभी आप जंगल कर रही हैं और इससे पहले जो सीरियल थी आपकी दीवारें, उसमें भी आपने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था। इन दोनों का बुनियादी फर्क क्या है इन सीरियल्स का? एक सहमाई का? जी, एक सहमाई का फर्क। बहरहाल हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप खूब मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी फनकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चौधरी साहब। जनाब आली। टेलीविजन पर आप उस जमाने से काम कर रहे हैं जब लाइव प्रोग्राम ऑन एयर जाया करते थे। जी। पहला ड्रामा कौन सा था आपका टीवी पे? ताली थल्ले, अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ। ताली थल्ले और उच्चे बुर्ज लाहौर दे। नहीं, उससे पहले लाखों में तीन। अच्छा, हाँ, लाखों में तीन। जी। लाखों में तीन में आपने एक बड़ा कारनामा किया था कि आपने एक नई जबान इजाद की थी। ना वो उर्दू थी ना पंजाबी थी। वो जबान जरा सा एक तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। वो ये था जी, एक डायलॉग उसका मुझे याद है। जी जी। कि जिथों किथों तक वाह लगा, हम चारे गुठा फूल के उस मुर्जिम को लब के ले आएंगे। अब टाली थल्ले का एक मुझे बड़ा उबाल आया हुआ। हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल। वो उसमें मेरा नाम था फत्तू, तो मैं आपको वो अपना पूरा नाम बताना चाहता। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो मेरा पूरा नाम था जी कि फतेह मोहम्मद उर्फ फतू गजट, हाजिर खां सरमत्ता काले कोट वाला, इज्जत बे तड़क बे मुल्क नवाब टीटू खां, सलामत खां, ऐश मोहम्मद। ये मेरा पूरा नाम था उसका। अच्छा, अब आप इसको अगर रवानी से बोलें, हाँ जी, तेजी से बोलें तो कैसे बोलेंगे इस नाम? बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। बोलिए। अभी बोल दूं? हाँ, बोलिए। फतेह मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद उर्फ फतू गजट, हाजिर खां सरमत्ता काले कोट वाला, इज्जत बे तड़क बे मुल्क नवाब टीटू खां, सलामत खां, ऐश मोहम्मद। अच्छा, इतना आपने टीवी पे काम किया इस 20 साल के अरसे में, फिर अचानक हमने देखा कि आप चले गए यहाँ से बैरून मुल्क। हाँ जी, वो सैर के लिए गया था, जरा वो सैर कुछ लंबी है। तो अमेरिका गए थे गालिबन? जी हाँ, अमेरिका ही गया था। तो वहाँ आपने अपना ये शौक जारी रखा? नहीं, बस सैर ही करता रहा, यारा दोस्तों से मिलता रहा। ये 4 साल तक यार दोस्ती खत्म नहीं हुए आपके मिलने? बहुत सैर लंबी हो गई। अच्छा, फिर मुश्किल से मैं वापस आ गया। अब फिर तैयारियां। वहाँ आपने टीवी के प्रोग्राम देखे? जी हाँ, देखे टीवी के प्रोग्राम। हमारे यहाँ के और उनके प्रोग्राम अगर हम मुकाबला करें तो हमारे भी कम नहीं है। मुझे अपने प्रोग्राम भी बहुत पसंद है, उनके प्रोग्राम भी अच्छे हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। समीना अहमद, टेलीविजन जितने साल का हो गया है, 20 साल का, उतने ही अरसे से आप शो बिजनेस में हैं। यूं समझ लीजिए कि टेलीविजन ने आपके सामने आंखें खोली। तो इस अरसे में आपको टेलीविजन को कोई मशवरा देने का ख्याल नहीं आया? देखिए ना, आजकल तो बच्चे भी हम लोगों का मशवरा नहीं मानते, अपने माँ बाप का मशवरा नहीं मानते। तो टेलीविजन पे आपको सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ सकी। आपको टेलीविजन पे कौन सा खेल, माँ मैं तेरे ये खेल ड्रामे की कौन सा खेल पसंद है? नहीं, क्रिकेट सबसे अच्छा खेल है। बाकी ये तो आधे घंटे के, कोई 50 मिनट का, कोई ज्यादा हुआ तो 1.5 घंटे का होता है, वो 5-5 दिन तक होता रहता है। ठीक है, बहुत आपने इतनी वजनी बात कह दी है कि मैं अब आपसे क्या सवाल करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तालियां। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली शेखी साहब। मैं इनको प्यार से कभी कभी मिल्क शेकी भी कहता हूँ। पॉप सिंगर, जाहिर है बहुत अच्छा ये गाते हैं। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप रियाज बहुत ज्यादा करते हैं? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तो नहीं है। हाँ, नहीं तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि ये आप जो है वो
छोटा ऑर्गन जो पहन कर आ गए हैं इसे दिखाने के लिए कि मुझे मौसीकी से कितनी मोहब्बत है। तो आप एक गिटार लटका सकते हैं गले में। आम ख्याल लोगों का यह है कि टेलीविजन की गुलूकारों पे भारी। आप एक लफ्ज गलत कह रहे हैं इसमें सवाल में, वो है पर। क्या मतलब? पर आप गलत कह रहे हैं। गुलूकारों पर, ये गलत है। आप ये कहें कि गुलूकारों से भारी। फिर से अच्छा। शेखी, आपने म्यूजिक के बहुत सारे प्रोग्राम किए जी, और टीवी का कौन एक प्रोग्राम जो बहुत पसंद किया गया और जिससे आपको मेरा ख्याल है सही पिक मिला, उसे शोएब मंसूर प्रोड्यूस किया करते थे। प्रोग्राम का नाम था गालिबन झरने। जी हाँ, उसमें आपने बेशुमार गीत गाए। जी जी। तो वो दौर की कोई बात बताएंगे, कैसा लगा वो उस प्रोग्राम में गाना? जी, शोएब मंसूर साहब एक बहुत सख्त किस्म के प्रोड्यूसर वाकई हुए हैं, और वो एक गाना जो था वो तकरीबन 2.5 या 3 दिन में करते थे, और मुसलसल मुझे स्टूडियो में रहना पड़ता था, वहीं सोना पड़ता था। मेरा मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ही काम में अपनी नफासत चाहते थे। परफेक्शनिस्ट जिसको कहते हैं। परफेक्शनिस्ट, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो मतलब बड़ी मेहनत हुई उस प्रोग्राम और में। यही वजह है कि वो झरने बेइंतहा मकबूल हुआ, और प्रोग्राम तो मकबूल हुआ, लेकिन उससे आपको बहुत शोहरत मिली। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो। जी, मैं झरने का एक बहुत पुराना गाना पेश करता हूँ, उसी अंदाज में जब मैं नया गाता था। हाँ। उसी अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। जरूर। मिलन की थम जाए जब नैन तुम्हारे बात करें, इस पल की ठंडी छाया में हम साथ जिए, हम साथ मरे। ये रात मिलन की थम जाए जब नैन तुम्हारे बात करें, इस पल की ठंडी छाया में हम साथ जिए, हम साथ मरे।
शहजाद खलील हमारे नाजरीन के लिए एक जाना पहचाना नाम, हर नए ड्रामे के साथ अपने नंबरों में इजाफा करते रहते हैं। अफ़गान महाजरीन की दास्तान पर पनाह ड्रामा बहुत मकबूल हुआ और आजकल ये राशिद मिन्हास शहीद पर निशान हैदर बना रहे हैं। शहजाद, ड्रामे प्रोड्यूस करने के साथ साथ शायद आपने मौसीकी के प्रोग्राम भी प्रोड्यूस किए हैं, तो ये बताइए कि लोग जो ये कहते हैं कि भाई मौसीकी तो सिर्फ सुनने की चीज़ होती है, इसको देखने से का क्या काम है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सुनने की चीज़ तो है, तो देखने के बारे में क्या? कई लोग आंखें बंद करके भी सुनते हैं, लेकिन चूंकि हम टेलीविज़न के हवाले से बात कर रहे हैं इसलिए मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मज़ा सुनने के साथ साथ देखने में बड़ा आता है। अब नाहिद अख्तर और ताहिरा सैयद गाएं तो आंखें तो बंद नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने ये मेरे बराबर में शेकी और आलमगीर इनको आपने मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन नाम मैंने सिर्फ दो लिए। अच्छा, आंखें बंद करके सुनने वाले भी तो हैं। अच्छा, ये आंखें बंद करके सुनने वालों में शुमार होते हैं। अच्छा, ये बताइए शहजाद कि ये जो कहा जाता है कि प्रोड्यूसर जो है वो टीम का लीडर होता है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? यकीनन। यानी किस तरह वो लीड करता है, क्या हमारे नाज़रीन को कुछ आप अगर प्रोडक्शन के बारे में? अब बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, बस ये समझ लें कि टीम का ऐसा लीडर जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कोई टीम होती है जिसका कोई लीडर होता है, लेकिन अगर वो लीडर ना हो तो कोई ना कोई उसकी जगह ले सकता है। टेलीविजन प्रोडक्शन में जो लीडर है, प्रोड्यूसर, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, ये बताइए कि 20 साल में प्रोडक्शन में किस किस्म की चेंजेस आई हैं जो आपने फील की हो? ये बड़ा लंबा जवाब है इसका। नहीं, इसका कुछ मुख्तसर सा आप दे दीजिए, या कुछ चेंजेस आई भी हैं या नहीं आई हैं, या क्या ये बेहतरी की तरफ हैं? अच्छा, टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जिस पे जो है ना झूठ हम नहीं बोल सकते, जो आता है स्क्रीन पे आता है, और 20 साल में जो आया सब ने देखा है। सही है। और मैं फख्र से कह सकता हूँ, यानी कस नफसी से यहाँ काम नहीं लूँगा कि हमने वाकई तरक्की की। 20 साल में बहुत आगे, बेहतर से बेहतर हो गए, टेक्निकली भी और वैसे भी हम बेहतर से बेहतर हो गए। और टेलीविजन की दुनिया में एक अपना मकाम जो हमने पैदा किया है वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुनव्वर, आपने अदाकारी कराची टेलीविजन से शायद शुरू की? जी जी। और वहाँ जितने भी किरदार आपने किए वो कुछ आपकी सेहत के ऐन मुताबिक थे, वो अखाड़ा और गंडासा और ट्रॉली मैन, इस किस्म के जो किरदार उनमें आपने किए हैं, तो इनकी क्या वजह थी? तो आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि वो जो मुझे किरदार मिले अखाड़े में या गंडासे में या ट्रॉली मैन में, वो सिर्फ इसलिए या ड्रामा में, वो सिर्फ इसलिए मिले कि मेरी सेहत अच्छी? जी हाँ, वो मतलब उनके ऐन मुताबिक थी। अगर सेहत ही क्राइटेरिया है एक्टर बनने के लिए, तो फिर भोलू पहलवान को एशिया का सबसे बड़ा एक्टर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके बारे में सुना है कि आप फलसफे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं? जी हाँ, फलसफे से मुझे बहुत दिलचस्पी है, इसलिए कि मेरे फलसफी आप? नहीं, मैं फलसफी खुद नहीं हूँ। अच्छा। फलसफे से दिलचस्पी है मुझे। उसकी वजह यह है कि मेरे सुसर फलसफी हैं। अच्छा अच्छा। बहुत मशहूर फलसफी हैं हमारे पाकिस्तान के, सैयद मोहम्मद तकी। अच्छा। और वो बहुत ही फलसफी हैं, यानी इतने फलसफी हैं माशाल्लाह कि जब मैं शादी मेरी हो रही थी और बारात लेके मैं पहुंचा वहां और जाके मैंने उन्हें सलाम किया तो कहने लगा, अच्छा मियाँ आओ आओ भतीजे आओ। वो कैसे आए? अच्छा मुनव्वर, बात सुनिए, वो आपसे अंकल, वो अंकल ऊपर आए। क्या बात हुई? हाँ, वो अंकल आप कहाँ रह गए थे? तो यार मुझे टीवी स्टेशन पर गेट पर ना वहाँ सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया था। अंकल देखे तो? क्या देखूंगा? अंकल देखे तो टीवी आर्टिस्ट का जुमा बाजार लगाएगा। ओ यार मेरे मौला की पै गया रोला। ये पकड़ो ना तू जरा पकड़ा, मैं जरा देख लूं केड़ा केड़ा आर्टिस्ट हो। तोबा तोबा। हाँ ठीक है, तो मैं बोलता हूँ नाम और तुम आदि लगाते जाओ। बिल्कुल ठीक है। लिखो, सबसे पहले लिखो अशफाक बानो हाजिर जनाब। अंकल अशफाक बानो नहीं, अशफाक साहब और बानो कुर्सियां दोनों अलग अलग। अच्छा अलग हो गए ना। आगे लिखो मासी मुसीबतें हाजिर जनाब। वो अंकल वो कहाँ है? वो देखो दूरबीन, वो देखो वो उधर।
वो अंकल ये तो सबीना अहमद है। और नहीं बदतमीज, मासी मुसीबतें जब मेकअप में होती है तो ऐसे ही लगती है। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। हाँ अंकल, हाँ मुझे यहाँ मुझे राहत काज़मी और सायरा काज़मी नजर नहीं आ रहे आगे। वो सिर्फ अवार्ड की जो सेरेमनी होती है ना उसमें आते हैं, सिर्फ अवार्ड लेने के लिए। ऐसे आगे पीछे फारग नहीं है वो है। अच्छा अंकल ये बताए कि आपको कौन सी अदाकारा खूबसूरत लगती है? अदाकारा मेरा ख्याल है शकील। अंकल वो तो अदाकार है, अदाकारा नहीं है वो। और चलो खूबसूरत तो है ना। अंकल ये बताया कि टीवी ने आपके ख्याल में 20 साल में क्या तरक्की की है? तो तरक्की नहीं, तरक्कियां बदतमीज। अभी बताया नहीं वो अपने शहजाद साहब ने। और क्या मतलब? असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो है ना वो प्रोग्राम मैनेजर बन गए, और प्रोड्यूसर जो है ना वो जनरल मैनेजर बन गए। अंकल और जो ये तरक्कियां काफी नहीं। और जो प्रोग्राम मैनेजर और जनरल मैनेजर थे वो बंदे बन गए सारे। अच्छा यहाँ पर हमारे वो मोहतरम प्रोड्यूसर MNH भी बैठे हुए। MNH यानी मौजूद नहीं है? नहीं, MNH का मतलब है मोहम्मद निसार हुसैन, मौजूद नहीं है। बदतमीज कहीं। अंकल आप खुद कह रहे हैं कि MNH M से बन गया मौजूद, और से नहीं और ऐसे है। और तुम्हारी अंग्रेजी भी जो है ना सारी की सारी वो जेदी साहब की तरह की है। वैसे मुझे याद ही आया कि तरक्की हमने इतनी ज्यादा कर ली है कि अब हम अपनी फिल्म में ड्रामे बार डब करके भिजवा रहे हैं। अंकल हाँ, और ये बाहर वाले जो है ये वैसे उर्दू तो नहीं समझते, तो ये डब कौन करता है? ओहो, डब मैं और जेदी मिलके करते हैं। मतलब अंग्रेजी में डब करनी है तो वो कौन सी मसला है उसमें? तो अंकल मैं वैसे एक गाना आपको बताता हूँ, तो आप ऐसे करो उसको जो है ना अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते। ओ मैं समझ गया हूँ। तुम वो मैंने जो डब करके फिल्म बाहर भिजवाई है उसी का गाना पूछोगे तो मुश्किल ही कोई नहीं है। पूछो चलो। ये है आए मौसम रंगीले सुहाने, आए और जिया नहीं माने। अच्छा तू छुट्टी लेके आजा मालवा। अभी भी दिल नहीं भरा, 2-2 छुट्टियां होती हैं। बदतमीज अब तो। मेरा मतलब है तुम्हारा कहने का मतलब ये है तो ये इसको क्या करना है गाने को? इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते बस। मसला ही कोई नहीं। जेदी साहब चले गए हैं, वो बैठे हैं सामने, उनको बता देता कोई मसला ही कोई नहीं है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है द कलर्ड वेदर हैज कम। जिया नहीं माने माई हार्ट डजंट बिलीव। तू छुट्टी लेके आजा बालमा कम माई डार्लिंग ऑन कैजुअल लीव। ऐसी डबिंग हो रही है और प्रोग्राम जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। अंकल फिर क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि मैंने वो तुमने मुझसे पूछा ना कि तरक्की क्या, तब्दीली क्या महसूस की। बिल्कुल अंकल, वो मैं बताना चाह रहा था। वो ये है कि पहले तरक्की, ये तब्दीली इतनी हुई है टेलीविजन में कि पहले हम टीवी पे आते थे तो ये सब देखते थे। सही है बस। ठीक है कि नहीं? अब ये आते हैं हम देखते हैं। खुदा हाफिज। कैसे मिजाज है महमूद भाई? बिल्कुल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। महमूद भाई मैं हूँ। अच्छा हाँ महमूद अली साहब। हाँ महमूद भाई आप टेलीविजन के बहुत ही सीनियर अदाकारों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो टेलीविजन पे और अब तक अदा न कर सके हो या मौका न मिला हो? आमतौर पे मुझे सीधे सादे ही रोल मिलते रहे शरीफ आदमियों के से, और वो मैं करता रहा। लेकिन मुझे आरजू है कि कोई ऐसा रोल जो इसमें कोई बदमाशी करनी हो, झूठ बोलना हो, धोखेबाजी करना हो, कोई शैतान सिफत आदमी का रोल मिले मुझे तो उसमें कुछ तनाव नहीं। तो इस तरह के रोल तो अक्सर और बेशतर निकलते रहते हैं, फिर आपने क्यों नहीं किया? वो सारे रोल कमाल अहमद रिजवी साहब कर लेते। महमूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीजा साहब टेलीविजन पे आपने सबसे ज्यादा काम किया और गालिबन शुरू ही आपने टेलीविजन से किया, फिर आप फिल्म में चले गए और फिल्म में भी बहुत तरक्की आपको मिली। तो क्या ये जाना कोई सेटिस्फेक्शन की वजह से हुआ या मुआवजे की बुनियाद पे जाना बना कि साहब वहां ज्यादा पैसा मिलता है फिल्मों में? नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाना तरक्की है, कोई बात नहीं इसमें। आप बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं, लतीफे भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाते हैं, वाकयात भी सुनाते हैं। तो हम चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए आज इस 20वीं सालगिरह पे कुछ। एक पिंड दा चौधरी सी, उन्हें अपने नौकर नूं उधार देता 100 रुपया।
वो वापस ही ना करे। 2 साल गुजर गए। चौधरी ने सोचा हूं इन्हों अंदर वाड़ के किसी दिन फैंटी ला। मंगता रहा। एक दिन उन्होंने बुलाया कि करमू इधर, कहता जी कट 100 रुपया। दरवाजा उन्हें बंद कर लिया। फिर उन्होंने ख्याल आया कि इत्थे अगर इन्हें मैं मारांगा तो बाहरों छुड़ाने वाले आ जाएंगे। अगले दिन कहता गल सुन, शिकार ते जाना चल। कहती चलो, लेकिन अज तुहाडे कोल बंदूक नहीं। कहता नहीं नहीं, बंदूक तो बगैर शिकार जंगल चले गए। उत्थे जाकर उन्हें फड़ लिया। कहता 100 रुपया तू लिया? कहना हाँ जी। कहता तो देंदा क्यों नहीं? एक उन्होंने बलो पिया। उसके बाद फायर की आवाज आई। इधरों इधरों डाकू आ गए। उन्होंने चौधरी की कनपट्टी से आके बंदूक रख दी। चौधरी को 2-4 हज़ार रुपया है सी। उन्हें फटाफट कट के उन्हें देता। उन्होंने नौकर ने देखा कि यार 20 रुपए तो मेरी जेब विच भी है। उन्हें 20 रुपए कट के फटाफट चौधरी ने फड़ा कह लो जी बाकी 80 रुपए रह गए जी। सैयद कमाल अहमद रिजवी साहिब, जनाब, टेलीविजन के 4 पाए हैं। मेरा मकसद यह है कि टेलीविजन आप टीवी के एक पाए हैं, लेकिन आप इधर उधर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में बात यह है कि ये पाया गलता नहीं है। असल में नहीं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं कि टेलीविजन के 4 पाए मैंने अर्ज किया, आप एक वो पाया है जिस पर टेलीविजन खड़ा है, लेकिन फिर भी आप इधर उधर हो जाते हैं टेलीविजन छोड़ के। असल में बात यह है कि बाकी जो 3 पाए हैं जब वो मेरे साइज के नहीं होते तो वे निकल जाते। आज टेलीविजन अपनी 20वीं सालगिरह मना रहा है, इस मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? किसको? हमारी यही आरजू रहती है कि ये टेलीविजन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाले आए, और जो मुकाम इस वक्त हासिल है पाकिस्तान टेलीविज़न को, वो दूसरे ममालिक भी जो हैं, मतलब पड़ोस के जो हैं, वो बहुत ही रश्क से देखते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें सबको अपने अपने जितना मौका मिले ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, जिसके हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कैसी अजीब बात है कि वालिदैन ने आपका नाम रफ़ी खावर रखा और फिर आप नन्ना के नाम से आपने शोहरत पाई। जी जी, टेलीविजन पे भी आपने काम किया, फिल्मों में भी आपने काम किया, कुछ फर्क महसूस हुआ टीवी पे और मैंने आपकी तरह घर का काम नहीं किया, मैंने इधर उधर ही काम किया। देखिए अगर आप मेरे घर आते जाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बातें आवाम में नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि टीवी और फिल्म इन दोनों में क्या फर्क महसूस हुआ? फर्क बहुत बड़ा महसूस हुआ कि यहाँ मैं अलन के साथ काम करता था, वहां मैं अंजुमन के साथ काम करता था। नन्ना साहब, मुझे किसी ने एक दफा ये बताया था कि साहब शायद नन्ना टेलीविजन पे खबरें पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये सही बात है वैसे? हाँ, एक दिन कहा था मुझे। क्या हुआ? क्या साहब ने? हाँ, क्या लगे कि वो न्यूज कास्टर नहीं आया तो नन्ना बात सुनो भैया, जल्दी से जल्दी बात हो। उस वक्त लाइव प्रोग्राम था। मैंने कहा जी फरमाइए कि ये खबरें पढ़ दो। मैंने कहा जी पढ़ तो दूंगा, यकीन कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक उस जमाने में, जिस जमाने का भी आपने जिक्र किया, उस जमाने में टेलीविजन पे लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे, तो यकीनन बहुत आपकी याददाश्त कैसी है? मेरा ख्याल है आज तक तुम याद हो मुझे। नहीं, मुझे एक आदमी को याद रखना तो बहुत आसान है, लेकिन वो हजार लाइनें जो होती हैं उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। कोई वाकया ऐसा उस जमाने का जो बड़ा दिलचस्प तासुर लिए हुए हो? ओ रिजवी साहब अमूमन लिखा करते थे कि जब स्टार्ट होता है, हाँ, तो पहले मैं स्क्रीन पे होता हूँ, बाद में ये एंटर होता है। क्यों बे, क्या कर रहा है? तो पहले एक सेकंड, ये कमाल भाई से सुनेंगे। कमाल भाई कैसे? हाँ, ये क्यों बे, क्या हो रहा है आपके? हाँ बे, क्या कर रहा है? ईमान से कुछ है? ईमान से अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक कुछ भी नहीं किया? ये पूछा ही नहीं उन्होंने। जी, तो हुआ ये कि एक दिन इन्होंने सोचा कि ये चूंकि पहले ये जाता है तो ये बाद में आए। कमाल साहब ने लिखा खुद खड़े हुए,
लाइव प्रोग्राम होता था, बात भूल जाते थे, मैं भूल जाता था, ये भूल जाते थे, तो हम हंसते हंसते एक दूसरे से बगलगीर हो जाते, कान में पूछ लेते थे क्या हो रहा है। आगे की लाइन क्या? आगे की लाइन क्या? अब जब मैं दाखिल हुआ तो कमाल साहब 13वें सफे पे पहुंचे हुए। मैं एंटर हुआ तो तू अब आ रहा है, इधर बात सुन, कहा क्या हुआ? ये मिले मुझे पूछ रहे आगे क्या है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता क्या। मैंने कहा 1 मिनट, मैं कहा अल्लाह ने 1 मिनट ठहर, मैं पानी पी के आता हूँ। जब पीछे से आवाज दी कि मेरे लिए भी लेते आना, अब वहां तो फ्लोर में ना पानी ना जाके उसमें लिखा हुआ ही नहीं था। तो मैं गया तो जल्दी से मैंने देखा कि क्या है आगे, तो मैंने आगे लाइन बोली तो कहने मैंने तुझे कहा था पानी लाने के लिए। मैंने कहा मैं टूटी से हाथ लगा के पिया है, तू भी पिया जाके। टेलीविजन के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज यहाँ मौजूद रोशन चेहरे हमें ये पैगाम देते हैं कि यही हमारी मंजिल नहीं, बल्कि हमें टेलीविजन की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करना होगी। ये किस किस्म के है? ये कौन है? पता नहीं कौन है। ये क्या? अंकल आप देखिए, ये केक मिल गया है, मैंने कहा घर क्यों ले जाए, मैं ले आऊं यहाँ पे। है अंकल बात सुने, आप इधर आप इस तरफ है, आंटी आप इधर आ जाए, बड़ा मजा आएगा। है पता क्या होगा? है मेरी बात सुने, देखिए होगा ये कि अब हम जितने लोग हैं ना यहाँ पर, अब सबके सब जो है ये केक मिलके काटेंगे। पहले तो लकड़ का केक था ना, ये असली केक है ना? एक मिनट भाई, ये वाकई असली केक है तो मेरा ख्याल है कमल नसीर एक दफा फिर अब संजीदगी से आइए और आप सब लोग। अच्छा मैं कहूँगा 1 2 3 है। We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket, and store it vertically away from heat and strong magnetic field. Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.